Assalamualaikum class. This is Mohammad Hashim Zia and you guys are watching Mathematics by Hashim Zia. प्यारे बच्चों, हम लोग लम्स की आईबीए की सेट के लेक्चर सीरीज को डिस्कस कर रहे थे, जिसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है हमारे पास, डेट इज इंग्लिश टू मैथ्स का, वर्ड प्रॉब्लम्स का। और वर्ड प्रॉब्लम्स में इंग्लिश टू मैथ्स का लेक्चर नंबर 1 लास्ट क्लास में डिस्कस किया था। आज की क्लास में इंग्लिश टू मैथ्स का लेक्चर नंबर 2 आ रहा है, या फिर इसको आप एज प्रॉब्लम्स के भी क्वेश्चंस आज की क्लास में हम देख रहे होंगे। तो अक्सर बच्चे एज प्रॉब्लम्स के क्वेश्चंस के अंदर बड़ा कंफ्यूज होते हैं, कभी फादर की एज इतनी है, सन की इतनी होगी, तो सन की इतनी गिवन हो, फादर की गिवन होगी। इन तरह के क्वेश्चंस में ही बच्चे अक्सर फंस रहे होते हैं। तो ऐसे क्वेश्चंस को भी डिस्कस करेंगे। और इंग्लिश टू मैथ्स मैंने आपको लास्ट क्लास में ही बताया था, एक मिसक्लेनियस टॉपिक होता है। यानी कि इंग्लिश टू मैथ्स के अंदर होता क्या है, स्टेटमेंट गिवन होगी, आपको स्टेटमेंट से कंडीशन बनानी है, मैथमेटिकल कंडीशन, और इस तरीके से क्वेश्चन सॉल्व होगा। तो इंग्लिश टू मैथ्स का कॉन्सेप्ट समझना बड़ा जरूरी होता है, और बड़ा मजे का कॉन्सेप्ट है, बेहतरीन कॉन्सेप्ट है, किस तरीके से हम इंग्लिश की स्टेटमेंट्स को अपनी मैथमेटिकल कंडीशंस के अंदर कन्वर्ट कर रहे होते हैं। तो अगर आप आईबी की तैयारी कर रहे हैं, लम्स की कर रहे हैं, फास्ट की, नस्ट की, सीबीएम की, या फिर पाकिस्तानी किसी भी यूनिवर्सिटी की, वहां पे वर्ड प्रॉब्लम्स का पोर्शन, बीकेट मैथ्स का पोर्शन के अंदर ये वर्ड प्रॉब्लम्स लाजमी आ रहे होते हैं। चलते हैं अपनी क्लास की जानिब, क्वेश्चन नंबर 11 से आज की क्लास का आगाज करेंगे। तो भाई देखते हैं क्या कह रहा है। कहता है, अ फादर इज ट्वाइस ओल्ड एज हिज सन, सम ऑफ देयर एजेस इज 75 इयर्स, फाइंड द एज ऑफ फादर। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आईबीए के अंदर ये क्वेश्चन आ चुका है, पास पेपर्स के अंदर बहुत दफा, फास्ट में आया है, नस्ट में भी बहुत दफा आया हुआ है, लम्स में भी, सेट के अंदर आपको बहुत दफा मिल जाएंगे ये। क्या कह रहा है, कहता है कि भाई एक फादर की एज कितनी है, ट्वाइस एज ओल्ड एज हिज सन, सम ऑफ देयर एजेस इज 75 ईयर, फाइंड द एज ऑफ फादर। देखो बहुत सिंपल क्वेश्चन है। आप सबसे पहले क्वेश्चन के अंदर स्टेटमेंट को पढ़ना सीखो, स्टेटमेंट आपको किस तरीके की गिवन है। आपसे कहा जा रहा है जो फादर की एज है ना, वो दुगनी है बच्चे की एज के मुकाबले में। ओके, तो लेट अस एज्यूम, हम एज्यूम कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 11 में कि भाई फादर की एज कितनी है। फॉर एग्जांपल हम एज्यूम कर लेते हैं फादर की एज हमारे पास एक्स के बराबर है, और क्वेश्चन में स्टेटमेंट क्या गिवन है कि भाई फादर इज ट्वाइस ओल्ड एज हिज सन, यानी कि फादर जो है वो दोगुना बड़े हैं अपने बच्चे से। और अभी हमें ना फादर की एज मालूम है ना सन की एज मालूम है, तो हमने अब फादर की एज को एज्यूम कर लिया एक्स के बराबर, और सन की एज को एज्यूम कर लेते हैं हम लोग वाई के बराबर। अब क्वेश्चन में स्टेटमेंट क्या गिवन है कि जो फादर की एज है वो दुगनी है अपने सन के मुकाबले में। तो हमारे पास कंडीशन क्या बन सकती है, कंडीशन हमारे पास बन गई x इज इक्वल टू 2y। x इज इक्वल टू 2y क्यों बनी, क्योंकि बेटा देखो, आपको क्वेश्चन क्या कह रहा है कि जो फादर की एज है ना, यानी कि फादर की जो उम्र है वो दुगनी है अपने बच्चे के मुकाबले में। लेट सपोज अगर बच्चे की एज 10 है तो फादर की क्या होगी 20, अगर बच्चे की एज 20 है तो फादर की क्या होगी दुगनी 40, अगर बच्चे की एज 40 है तो फादर की क्या होगी 80, अगर बच्चे की एज 80 है तो फादर की क्या होगी ऑब्वियसली उसका भी डबल, जो कि पॉसिबल नहीं है हमारी रियल वर्ल्ड के अंदर आज के जमाने में। तो कहने का मकसद क्या है कि हमने सपोज कर लिया कि फादर की एज एक्स है, सन की एज वाई है, तो कंडीशन हमारी क्या बन गई एक्स इज इक्वल टू 2y। देखो आगे क्या कह रहा है एग्जामिनर, एग्जामिनर आगे कहता है सम ऑफ देयर एजेस इज 75 ईयर। ओके, यानी कि दोनों की जो एज का सम है ना वो 75 के बराबर है। यानी कि जो फादर की एज है और जो सन की एज है, इन दोनों का सम के मायने मैथ्स में क्या होते हैं, ऐड करना, किसके बराबर है 75 के। अब आपने कुछ भी नहीं करना, आपको सिंपल कंडीशन गिवन है, इस कंडीशन को उठाकर हमें पुट कर दीजिए। तो x इज इक्वल टू 2y, तो जहां x आ रहा है वहां पे मैं 2y पुट कर दूंगा, तो प्लस का y एज इट इज का एज इट इज इक्वल टू के बाद 75। 2y प्लस y क्या बन गया 3y इक्वल टू के बाद 75। तो भाई 3 के टेबल में 75 कहां पर आता है। अब आप सोच रहे होंगे भाई, हालांकि बहुत आसान चीज है, 3 2 6, एक कैरी 3 5 15। तो आपको y की वैल्यू मिल गई, y की वैल्यू किसके बराबर मिल गई आपको 25 की। y क्या है हमारे पास सन की एज, तो अगर क्वेश्चन आपसे सन की एज पूछता तो सन की एज क्या है 25। एग्जामिनर क्या पूछ रहा है फादर की एज, तो फादर की एज क्या है x के बराबर, तो x के किसके बराबर है इक्वेशन में 2 इंटू वाई, तो y चूंकि 25 है तो 25 2 50 ऑब्वियसली आंसर होगा। तो फादर की एज क्या आ गई 50 के बराबर। तो ये क्वेश्चन पेपर में बहुत आया है, लिटरली बहुत आया है, और तरह तरह से आया है कि भाई सन की एज इतनी है तो बताओ फादर की एज क्या होगी, एंड सो ऑन। इस तरीके से हमारा क्वेश्चन क्या हो गया, विद इन सेकंड्स के अंदर सॉल्व हो गया, विद इन सेकंड्स के अंदर। तो आपने कुछ भी नहीं किया। इसी तरीके से देखिए क्वेश्चन नंबर 12, नाउ मूविंग टुवर्ड्स द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज अ वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 12, आईबीए के पास पेपर से लिया गया बड़ा बेहतरीन क्वेश्चन है। कहता है कि फादर इज 61 एंड हिज सन इज 16 इयर्स ऑफ एज, यानी कि आपको फादर की एज गिवन है किसके बराबर 61 के, और सन की एज आपको इस क्वेश्चन में पहली गिवन है किसके बराबर 16 के। आपसे कहा जाता है आफ्टर हाउ मेनी इयर्स विल द फादर बी ट्वाइस एज ओल्ड एज हिज सन।
क्वेश्चन को थोड़ा समझिएगा, क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है। क्वेश्चन कहना चाह रहा है कि भैया कितने सालों के बाद जो फादर की एज होगी ना, उस वक्त उसके बच्चे की एज की डबल होगी। यानी कि लेट सपोज अगर आज 61 है तो कितने साल उसको लगेंगे कि वो अपने बच्चे की जो एज के डबल पे पहुंच सके। अब ये कैसे पॉसिबल है? देखो बहुत सिंपल सी बात है। अगर मैं एज्यूम कर लूं कि एक्स वो नंबर ऑफ आफ्टर ईयर्स है, यानी कि एक्स नंबर ऑफ ईयर्स लगेंगे फादर को उतने आगे पहुंचने में। अगर आप में से किसी बच्चे को क्वेश्चन समझने में प्रॉब्लम हो रही तो इसको मैं एक और आसान भाषा में समझा देता हूं। भाई फॉर एग्जाम्पल, अगर आज के जमाने में बच्चे की एज 16 है तो इसका डबल क्या होगा? 32 होगा ना, 32 होगा। लेट सपोज सिंपल सी अगर मैं बात करूं, इसी तरीके से अगर आज के जमाने में बच्चे की एज 8 है तो इसका डबल क्या होगा? 16 के बराबर होगा, है ना भाई? सिंपल सिंपल इज दैट, इसमें कोई प्रॉब्लम तो नहीं है सबको। तो अब देखो, अभी करंटली एज फादर की कितनी किसके बराबर है? 61 के। और सन की इस वक्त करंट एज, अभी की आज की एज कितनी है? 16 के बराबर। एग्जामिनर ये कहना चाह रहे हैं कि भाई कितने सालों के बाद ऐसा कोई नंबर दोनों की एज में आएगा कि जब फादर की एज डबल हो जाए अपने सन की एज से। तो हमें बेसिकली वो नंबर ऑफ इयर्स फाइंड करना है कि कितने सालों के बाद ऐसा हो सकता है। तो भाई एक्स लेट सपोज वो नंबर ऑफ इयर्स है, एक्स लेट सपोज के हमारे पास वो नंबर ऑफ एज इयर्स हैं जिसके बाद ऐसा पॉसिबल होगा। तो मैं एज्यूम क्या कर सकता हूं कि फादर की न्यू एज क्या होगी? 61 प्लस का एक्स, है ना भाई? और सन की न्यू एज क्या होगी? 16 प्लस का एक्स, क्योंकि 61 अभी फादर की करंट एज है और एक्स नंबर ऑफ इयर्स लगेंगे उस दौर तक पहुंचने में। और सन की अभी करंट एज 16 है, अभी 16 साल का है ना। कुछ सालों के बाद, उतने सालों के बाद जाहिर सी बात है सन की एज भी तो बढ़ेगी ना। ऐसा थोड़ी है कि सन की एज के ऊपर वो लगाई हुई है एल्फी के सन की एज नहीं बढ़ेगी, सन की एज भी बढ़ेगी। तो सन की अभी करंट एज अगर 16 है तो 16 प्लस का एक्स। अब देखो कंडीशन क्या गिवन थी। कंडीशन क्या गिवन है कि कितने सालों के बाद फादर की एज कितनी हो जाए? ट्वाइस एज ओल्ड एज सन। तो अगर मैं कंडीशन को यूज करना चाहें, अगर हम लोग कंडीशन को यूज करना चाहें तो कंडीशन क्या कह रही है कि कितने सालों के बाद फादर की एज ट्वाइस एज ओल्ड ऑफ हिज सन हो जाए, ट्वाइस एज ओल्ड ऑफ हिज सन हो जाए। यानी कि कितने सालों के बाद फादर की एज क्या हो जाए? ट्वाइस एज ओल्ड एज ऑफ हिज सन हो जाए। तो भाई देखो, फादर की न्यू एज हम लोगों ने क्या रखी है? 61 प्लस का एक्स, और 2 का 2 एज इट इज। सन की न्यू एज क्या रखी है हम लोगों ने? 16 प्लस का एक्स। तो इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं। फिर ब्रैकेट को ओपन करोगे तो क्या बन जाएगा? ये हो जाएगा 16 टू जार सिंपली 32 प्लस का 2x का 2x एज इट इज। एक्स वाली टर्म्स को एक साइड पे कर देंगे, सिंपल टर्म्स को एक साइड पे। तो 61 माइनस का 32 इक्वल टू के बाद 2x प्लस का x वहां जाएगा तो नेगेटिव का x बन गया। तो 61 माइनस का 32 किसके बराबर होगा बेटा? 61 में से अगर आप 32 निकालो 30 गया, और फर्दर आपके पास एक गया तो क्या हो जाएगा? 29। तो आपके पास x क्या आ गया? 29। यानी कि आपके पास कितने साल लगेंगे? आफ्टर हाउ मेनी इयर्स विल द फादर बी ट्वाइस एज ओल्ड एज हिज सन? आफ्टर 29 ईयर्स, यानी कि 29 सालों के बाद ऐसा होगा। अगर आप में से कोई बच्चा ये सोच रहे सर 29 सालों के बाद क्या होगा, ये तो बताएं, कैसे पता चलेगा हमें? तो आइए मैं आपको समझाता हूं कि देखो, अगर फादर की अभी करंट एज 61 है, इसमें अगर आप 29 का इजाफा कर दें तो फादर की एज क्या बन जाती है? 90। और अगर सन की एज इस वक्त 16 है, इसमें अगर आप 29 ईयर्स का इजाफा कर दें तो कितना बन जाएगा? 45। और ये एग्जैक्टली सन की एज का क्या है? ट्वाइस है। तो बेसिकली 29 नंबर ऑफ ईयर्स लगेंगे फादर को अपनी सन की एज का डबल होने के अंदर, 29 ईयर्स। तो हमें एक्स की वैल्यू फाइंड करनी थी, हमें नंबर ऑफ ईयर्स को फाइंड करना, तो वो हमने सिंपल तरीके से निकाल लिया। अगर एग्जामिनर हमसे कहता है कि भाई फादर की न्यू एज क्या होगी, तो ऑब्वियसली वो 90 ईयर्स होंगे। और अगर एग्जामिनर कहता है कि भाई सन की न्यू एज क्या होगी, तो 45 ईयर्स होंगे। तो इस तरीके से मैंने आपको ये चीज भी निकालना सिखा दी, क्योंकि ये क्वेश्चन मल्टीपल टाइम मल्टीपल तरीकों से आया हुआ है। बहुत सिंपल क्वेश्चन था, आई होप सबको क्लियर होगा। सिंपल से आपको फादर की एज गिवन थी, सन की एज गिवन थी। एग्जामिनर ने आपसे बड़ी मासूम सी बात करी कि भाई कितने सालों के बाद फादर की एज अपने सन की एज का डबल बन जाएगी। तो हमने फादर की न्यू एज कंसीडर कर ली 61 प्रेजेंट एज प्लस नंबर ऑफ ईयर्स। सन की न्यू एज अज्यूम कर ली कि भाई करंट एज प्लस नंबर ऑफ इयर्स। तो उसके बाद हम लोगों ने कंडीशन को यूज करा। कंडीशन हमको क्या गिवन थी? आफ्टर हाउ मेनी इयर्स द फादर विल बी ट्वाइस एज ओल्ड एज सन, यानी कि फादर अपने बेटे की एज के दुगना हो जाए। तो फादर इक्वल टू 2s बन गया। सिंपल तरीके से फादर की न्यू एज रखी, सन की न्यू एज रखी, सिंप्लीफाई करा तो आपको नंबर ऑफ इयर्स मिल गए, एक्स की वैल्यू मिल गई। एक्स क्या है? नंबर ऑफ इयर्स। कितने नंबर ऑफ इयर्स लगेंगे फादर को अपने बेटे की एज का डबल पहुंचने में? और वो 29 ईयर्स। तो मैंने फिर आपको एज भी निकाल के बता दी किस तरीके से डबल हो रही है। इस तरीके से हमारा एक क्वेश्चन सॉल्व हो गया। आई होप आप सबको क्लियर होगा इंशाल्लाह। तो ये क्वेश्चन पेपर में बहुत ज्यादा पूछा हुआ था, आपको मालूम होना चाहिए। अच्छा भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर मूव करेंगे। क्वेश्चन नंबर 13 इज आल्सो अ वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। क्या कह रहा है? कहता है अ सन इज 25 इयर्स यंगर देन हिज फादर। आफ्टर 3 इयर्स सम ऑफ देयर एजेस विल बी 42।
व्हाट इज द सन्स प्रेजेंट एज, यानी करंट एज अभी बतानी है। ओके देखो भाई, क्वेश्चन में आपको क्या गिवन है सबसे पहले उसको फाइंड आउट कर लो। आपसे कहा जा रहा है क्वेश्चन की स्टेटमेंट के अंदर, अ सन इज 25 इयर्स यंगर देन हिज फादर, यानी कि जो सन है ना वो अपने बाप से 25 साल छोटा है, 25 साल यंगर है। यानी कि जो सन की करंट एज है वो कितनी है, अपने फादर की एज से 25 इयर्स कम। यानी कि सन की एज इस वक्त क्या है, फादर की एज में से 25 इयर्स कम। क्यों? क्योंकि सन इज 25 इयर्स यंगर देन हिज फादर। सही है ना? तो पहली स्टेटमेंट तो मुझे ये गिवन है। आगे क्या कह रहा है, आफ्टर 3 इयर्स द सम ऑफ देयर एज विल बी 42 इयर्स। कहता है 3 साल के बाद, 3 साल के बाद जो आपके इन दोनों की एजेस का सम होगा वो किसके बराबर होगा, 42 इयर्स के। यानी कि 3 साल के बाद दोनों की एजेस का सम किसके बराबर होगा, 42 इयर्स के। तो इस स्टेटमेंट को जरा गौर से देखिएगा, आईबी और लम्स के पास पेपर का क्वेश्चन है, नस में भी आया हुआ है, फास्ट में भी आया हुआ है। क्या कहता है, आफ्टर 3 इयर्स, 3 साल के बाद। तो लेट अस एज्यूम कि भाई सन की जो भी एज है उसमें भी 3 साल का इजाफा होगा, प्लस का साइन क्योंकि सम लिखा हुआ है, और फादर की जो भी करंट एज है उसमें भी +3 का इजाफा होगा। तो हमारी स्टेटमेंट क्या बन गई, s+3 प्लस का साइन f+3 इक्वल टू 42। ये स्टेटमेंट कैसी बनी, क्योंकि एग्जामिनर ने क्या लिखा है, आफ्टर 3 इयर्स द सम ऑफ देयर एजेस विल बी 42 इयर्स। यानी कि 3 साल के बाद बेटे की और बाप की एज का जो सम है वो 42 इयर्स के बराबर होगा। यानी कि सन की जो भी करंट एज है उसको एस से हमने डिनोट किया हुआ है, वो +3, फादर की जो करंट एज है +3 इक्वल टू 42। अब आप इस चीज को अगर सिंप्लीफाई करवाने पे मूव करें तो भैया सिंप्लीफाई कैसे करवा सकते हैं हम लोग, बेसिक कॉन्सेप्ट है कि भाई आपके पास ये s प्लस का f बन जाएगा, s प्लस का f एज इट इज, और 3 + 3 क्या हो जाएगा, 6 के बराबर, इक्वल टू के बाद 42 का 42, प्लस का 6 वहां पे जाएगा तो सिंपली माइनस करवा देगा, तो 42 माइनस का 6 क्या हो जाएगा, 42 माइनस का 6 ऑब्वियसली इट विल बी समथिंग अराउंड 36 ऑब्वियसली। तो बेटा सिंपल तरीके से आप लोगों ने क्या करना है, आपने बेसिक सब काम करना है। ये आपके पास स्टेटमेंट बन गई, आपने 3 + 3 का 6 बन गया, तो s प्लस एफ इज इक्वल टू 36 हो गया, 6 वहां पे जाएगा तो 42 से माइनस होकर 36 हो गया। अब देखो भाई आपको सिंपली s की इक्वेशन गिवन है जो कि हमने स्टेटमेंट नंबर 1 से बनाई थी, तो s के अंदर s की वैल्यू को पुट करवा दीजिए। s की वैल्यू किसके बराबर है, f माइनस के 25 के, प्लस का f एज इट इज इक्वल टू के बाद 36, तो f प्लस f क्या हो जाएगा, f प्लस f ऑब्वियसली इट विल इक्वल टू 2f, और माइनस का 25 जब वहां पे जाएगा 36 में क्या हो जाएगा, इजाफा, तो 36 प्लस का 25 क्या हो जाएगा, बेसिक चीज है भाई, किसी को मैथ से मसला होता है ऐसे भी देख ले भाई, 6 5 11 का 11, 1 का 1, 3 2 5 और 1 6, 61 बन गया, किसके बराबर आ गया, 61 के। फर्दर सिंप्लीफाई आप कर सकते हैं, तो कैसे सिंप्लीफाई करोगे बेटा, फर्दर f की वैल्यू अगर आपको निकालनी है तो 2 यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, वहां पे क्या हो जाएगा, डिवाइड, तो 2 यहाँ पे अगर मल्टीप्लाई हो रहा है तो वहां पे जाके क्या हो जाएगा मेरा बेटा, सिंपल तरीके से डिवाइड हो जाएगा। सिंपल तरीके से आप लोग क्या देखेंगे, देखिए यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई हो रहा है, वहां पे 61 पे क्या हो जाएगा, डिवाइड, तो आपके पास सिंपली f की वैल्यू आ जाएगी 61 डिवाइडेड बाय 2 करने के ऊपर, और ये किसके बराबर होगी, अगर आप में से किसी बच्चे को बेसिक मैथ्स में प्रॉब्लम है तो भाई सिंपल तरीके से इधर देखिएगा, 61 का 61 इधर, और यहाँ पे हम किससे डिवाइड करवा रहे हैं, 2 से। 2 के डिवीजन में 61 तो ऑब्वियसली नहीं आ सकता, 2 से पहले 61 से पहले कैसा कौन सा नंबर है जो 2 के टेबल में आपको दिखता है, ऑब्वियसली इट विल बी 60, तो किस नंबर के ऊपर आएगा, 30 के ऊपर, है ना भाई, 30 के ऊपर आएगा, 230 के ऊपर क्या हो जाएगा, 60, तो बेसिकली यहाँ पे क्या बचा हमारे पास, सिंपली 1 बच रहा होगा। अब 1 तो आता नहीं है 2 के टेबल में, तो ऑब्वियसली पॉइंट लगाएंगे ताकि डेसिमल लगाने के बाद 0 आ जाएगा, और 2 5 जार इज 10, तो सिंपल तरीके से हमारे पास आंसर क्या आ गया, 61 डिवाइडेड बाय 2 को, इट विल बी 30.5, इट विल बी 30.5, यानी कि फादर की आपको बेसिकली इस तरीके से एज मिल गई। आपको क्या मिल गई मेरे बेटा, फादर की एज, फादर की एज किसके बराबर है, 30.5 के। अब देखो अगर आपको सन की एज फाइंड करनी है, आपको इस क्वेश्चन में फाइंड क्या करने को कहा हुआ है, व्हाट इज द सन्स प्रेजेंट एज, तो सन की एज कैसे निकालोगे, कंडीशन हमारे पास मौजूद है कि भाई जो भी फादर की एज है उसमें से 25 माइनस करवा के। अब देखो बेटा हमारे पास सिंपल तरीके से हमें चूंकि सन की एज फाइंड करनी है, तो सन की एज निकालने के लिए सिंपल फादर की जो एज है उसमें से 25 को माइनस करवा दीजिए, तो आंसर क्या होगा हमारे पास, आंसर हमारे पास होगा सिंपली 5.5 का। तो सन की एज की आ जाएगी, प्रेजेंट एज सन की 5.5 के बराबर है। इस तरीके से हमारा क्वेश्चन हो गया सिंपली सॉल्व, और आपका आंसर आ गया मेरा बेटा। क्लियर है भाई, बहुत बेसिक सी चीजें देखो बेटा, इस तरीके से हमारा क्वेश्चन क्या हो गया, फाइनली सॉल्व हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर मूव करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, अ वेरी बेसिक क्वेश्चन एज वेल, फास्ट के आईबीए के पास पेपर से लिया गया, बड़ा बेहतरीन क्वेश्चन। क्या कहता है, कहता है 7 years ago a father was 4 times as old as his son, but in 7 years more he will be only twice as old. What is the age of each? अब देखो ये जो क्वेश्चन है ना, इट इज अ वेरी ब्रिलियंट क्वेश्चन। आईबीए के अंदर, फास्ट के अंदर, नस्ट के अंदर, लम्स के अंदर, सेट के पेपर्स के अंदर आपको बहुत दफा ऐसे क्वेश्चन देखेंगे, एंड इट इज अ रियली इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। एग्जामिनर आपसे क्या कह रहा है, सबसे पहले बात को समझिए, अगर आपको बात समझ में आ गई हर चीज आपके लिए इजी है। कहता है 7 years ago, आज से 7 साल पहले, फादर की जो एज थी ना, 7 years ago फादर वॉज 4 times एज ओल्ड एज ए सन, यानी कि 7 साल कबल, 7 साल कबल की बात कर रहा है,
आज से 7 साल पहले, यानी कि फादर की जो भी करंट एज है उससे 7 साल पहले फादर वॉज 4 टाइम्स एज ओल्ड एज ए सन, यानी कि आज से 7 साल पहले फादर की जो एज थी वो अपने सन के 4 गुना थी। तो 4 गुना किसकी थी? अपने सन की एज के। मगर चूंकि 7 साल पहले का तस्करा हो रहा है तो जाहिर सी बात है सन की जो प्रेजेंट एज है उसमें से भी आप 7 माइनस करोगे ना मेरा बेटा। बात जरा समझिएगा, ये कंडीशन कैसे बनाई है। ये कंडीशन बहुत आसानी से बनाई है हम लोगों ने। कैसे? कि भाई बात क्या कर रहा है एग्जामिनर, फादर की जो अभी एज है उसमें 7 साल पहले जो फादर की जो एज थी वो 4 गुना थी अपने सन की एज के। तो भाई जाहिर सी बात है ना, 7 साल पहले सन प्रेजेंट एज का थोड़ी होगा, सन भी 7 साल छोटा ही होगा, है ना, नॉर्मल सी बात है। इस तरह पहली कंडीशन मिल गई। आगे क्या कह रहा है? बट इन 7 years मोर ही विल बी ट्वाइस ओल्ड एज ए सन। ये जुमला बड़ा इंपॉर्टेंट है। कहता है मगर अगले 7 साल के बाद फादर सिर्फ 2 गुना होगा अपने बच्चे का। अब जरा इसको भी समझिएगा, कंडीशन बहुत मजे की। अगेन कहता है मगर अगले 7 साल के बाद जो फादर है ना वो सिर्फ 2 गुना होगा। 2 गुना किसका? अपने बच्चे का। तो जाहिर सी बात है बच्चे भी किस उस 7 सालों में किसके बराबर होगा? उसमें भी 7+ का इजाफा होगा ना मेरा बेटा। देखो बहुत सिंपल कंडीशन हमारे पास दूसरी भी आ गई। कैसे आई? बहुत बेसिक चीज है कि भाई लेट सपोज, एग्जामिनर क्या कह रहा है? एग्जामिनर कह रहा है कि बेटा देखो 7 साल पहले जो बाप की उम्र थी ना वो अपने बच्चे के 4 गुना थी। यानी कि 7 साल पहले जो बाप की उम्र थी वो अपने बच्चे के 4 गुना के बराबर थी। इसका मतलब क्या हुआ? फादर की जो भी प्रेजेंट एज है उसमें से अगर आप 7 माइनस कर दें तो वो बराबर होगी किसके? 4 टाइम्स ऑफ हिज सन एज। और जाहिर सी बात है उस जमाने में सन की एज भी जो उसकी आज की प्रेजेंट एज है उससे 7 कम होगी, नॉर्मल सी चीज है भाई। इसी तरीके से आगे एग्जामिनर ने क्या कहा? बट इन 7 years मोर, यानी कि अब अगले 7 साल के बाद, यानी कि आज से 7 साल के बाद जो फादर की एज होगी ना वो 2 गुना होगी अपने सन की एज के। तो जाहिर सी बात है सन की एज भी तो इंक्रीज होगी ना। ऐसा थोड़ी है कि सन कोई ऑब्जेक्ट है जो उसकी एज इंक्रीज नहीं होती। भाई जाहिर सी बात है सन इंसान ही होगा, तभी उसकी एज की बात कर रहा है कि वो भी 7 साल के बाद 7 साल बड़ा होगा आज की प्रेजेंट एज के मुकाबले में। इसलिए हम लोगों ने S+7 कर दिया। तो आपके पास सिंपल तरीके से, इस तरीके से हमारे पास दो इक्वेशंस बन गई। अब देखो सॉल्व करने का तरीकेकार क्या है कि हमारे पास अभी दो इक्वेशंस बन गई हैं। सो अगर आप इन दोनों इक्वेशंस को आपस में सबट्रैक्ट करवा दो, इससे फायदा ये होगा कि आपके पास ये फादर की एज क्या हो जाएगी? कैंसिल आउट। देखो भाई, अगर मेरे पास दो इक्वेशंस फॉर्म हो रही है, मैं दोनों इक्वेशंस को सबट्रैक्ट करवा दूं तो भाई सबट्रैक्शन में होता क्या है? तमाम नीचे वाले टर्म्स के साइन कन्वर्ट हो जाते हैं, है ना मेरा बेटा। तो इन दोनों इक्वेशन को सबट्रैक्ट करवा देते हैं। तो एफ से एफ क्या हो जाएगा? कैंसिल आउट। तो -7 हमारे पास क्या आ जाएगा यहाँ पे? सिंपली -14 के बराबर। और इक्वल टू के इस तरफ क्या बचेगा? 4 × S- का 7 और -2 × S+7 सिंपली। ओके। तो अब क्या कर सकते हैं हम लोग? अब इसको मजीद सिंप्लीफाई कर लेते हैं कि भाई -14 एज इट इज का एज इट इज। 4 × S क्या हो जाएगा मेरा बेटा? 4 × S हो जाएगा 4S के बराबर। और 4 7 किसके बराबर होता है? 28 के। -2 जब ब्रैकेट ओपन होगा दोनों टर्म्स आके मल्टीप्लाई होगा तो इट विल बिकम -2S और -7 2 14। ये वाला -14 इस -14 को क्या कर सकता है? कैंसिल आउट कर सकता है। और मुझे साफ दिख रहा है कि यहाँ पे क्या बचेगा? सिंपली 0 बच गया। और इधर क्या आ गया हमारे पास? सिंपली 4S -2S विल बी पॉजिटिव का 2S। और -28 को अगर आप दूसरी तरफ सेंड कर दें तो +28 वहां पे जाके वो फॉर्म हो जाएगा। अब इसको आप फर्दर सिंप्लीफाई अगर करवा लें तो 2 1 2 एंड 2 4 इज 8। तो आपको S की फाइनली वैल्यू मिल गई किसके बराबर? 14 के बराबर। तो आपको सन की एज मिल गई किसके बराबर है बेटा? सन की एज 14 के बराबर। चाहो तो डायरेक्टली चेक कर लो कि भाई चारों ऑप्शंस के अंदर सन की एज 14 किसके अंदर आ रही है। ऑब्वियसली चारों ऑप्शंस में से सन की एज 14 सिर्फ ऑप्शन नंबर सी में, तो करेक्ट आंसर है। नहीं तो अगर चाहो तो फादर की एज भी निकाल के चेक कर लो। फादर की एज निकालने के लिए इधर इक्वेशन नंबर 1 इधर इक्वेशन नंबर 2 किसी में भी अगर आप सन की एज को पुट करेंगे तो आपको फादर की एज इजीली मिल जाएगी। एंड दैट इज अ वेरी सिंपल थिंग कि अगर आप इसके अंदर सन की एज को इजीली पुट करेंगे तो फादर की एज मिल जाएगी। फॉर एग्जाम्पल इक्वेशन नंबर 2 मुझे जरा आसान लगती है तो उसमें पुट कर देते हैं। इक्वेशन नंबर 2 क्या कह रही थी? F+7 इक्वल टू 2 × S की एज 14 है प्लस का 7 एज इट इज का एज इट इज। सही है ना भाई? तो फायदा क्या हो गया इससे? F+7 एज इट इज इक्वल टू के बाद 14 2 हमारे पास सिंपली 28 हो जाएगा। और 7 2 14। जिसको फर्दर सिंप्लीफाई अगर आप करवा लो तो क्या बन गया? 28 का 28, 14 - 7 विल बी प्लस का 7। तो 28 प्लस का 7 विल बी ऑब्वियसली 35 के बराबर होता है। तो फादर की एज किसके बराबर आ गई हमारे पास? 35 के। इस तरीके से क्वेश्चन सॉल्व हो गया। मुझे बताइए इस क्वेश्चन में क्या प्रॉब्लम है? बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। देखो बहुत बेसिक लेवल के ऊपर बात कर रहा है कि 7 साल पहले फादर की एज 4 गुना थी अपने सन की एज के, और 7 साल के बाद फादर की एज 2 गुना होगी अपने सन की एज के। तो इसके ऊपर हम लोगों ने सबसे पहले दोनों इक्वेशंस को फॉर्म कर लिया। देन सिंपल तरीके से आपने दोनों इक्वेशंस को आपस में सबट्रैक्ट करवा दिया। सबट्रैक्ट करवाने की रीजन क्या थी? क्या ताकि एफ वाली टर्म कैंसिल आउट हो जाए, आपको पहले सन की वैल्यू मिल
जाए, क्योंकि एक वैल्यू अगर इक्वेशंस के अंदर आपको दो अननोन मिल रहे हैं तो हमारी कोशिश क्या होगी कि भाई एक अननोन खत्म हो जाए ताकि दूसरे अननोन की वैल्यू आ जाए। इस तरीके से हम लोगों ने पहले सन की वैल्यू को फाइंड किया, और जो भी सन की वैल्यू आई उसको इधर इक्वेशन नंबर 1 इधर इक्वेशन 2 में पुट करके अपने फादर की एज को फाइंड कर लिया। इस तरीके से हमारा एक क्वेश्चन क्या हो गया, फाइनली फाइनली सॉल्व हो गया। तो भाई ये क्वेश्चन आईबीए में बेतहाशा पूछा हुआ है, लम्स में बहुत आया है, सेट के पेपर्स हमको बहुत दिखेगा, आपको सिंपल तरीके से नस्ट के अंदर, फास्ट के अंदर बहुत दिखेगा, कॉमसेट्स में बहुत दिखेगा, यूएमटी में बहुत दिखेगा। भाई अगर आप किसी भी यूनिवर्सिटी की तैयारी कर रहे हो और आप मेरे लेक्चर्स को ले रहे हैं तो बेटा दे विल बी मोर देन इनफ। क्यों? क्योंकि मेरा बच्चा, जब मैं आपको आईबीए के पास पेपर से क्वेश्चंस करवा रहा हूँ, लम्स के पास पेपर से क्वेश्चंस करवा रहा हूँ, फास्ट के और नस्ट बिजनेस स्कूल करवा रहा हूँ, तो पाकिस्तान के अंदर इन तमाम ब्रांड्स के अलावा कोई भी यूनिक ब्रांड और नहीं है, बड़ा ब्रांड। तो अगर आप इनकी तैयारी कर रहे हैं लेक्चर्स की, तो ऑब्वियसली हर यूनिवर्सिटी की आप टारगेट कर सकते हैं। और ये वही लेक्चर्स हैं जो बेटा हम किसी कोचिंग सेंटर में जब खड़े होकर पढ़ाते हैं तो 80-80 हजार रुपए, 60-60 हजार रुपए में फीस है। तो आपने खुदारा कोचिंग सेंटर्स के ऊपर नहीं जाना, आप इन लेक्चर्स को तरीके से फॉलो अप करोगे। अगर आप तरीके से फॉलो अप कर रहे हो, आपने इनकी प्रैक्टिस करनी है ज्यादा से ज्यादा। इन लेक्चर सीरीज के अंदर तमाम की तमाम क्वेश्चन जो मैंने सॉल्व करवाए हैं, ये तमाम के तमाम पास पेपर से लिंक कर रहे हैं। आपने सिंपल तरीके से ड्राइव के अंदर लेक्चर्स भी सारे मौजूद होंगे, आपने सिंपली इनका प्रिंट करना चाहो प्रिंट कर लो, नहीं तो नोट डाउन करना प्रॉपर्ली करो, और फिर इनकी प्रैक्टिस लगातार करो। आप इजीली फास्ट का टेस्ट, नस्ट का टेस्ट, आईबीए का टेस्ट, लम्स का टेस्ट क्रैक कर सकते हो, देयर इज नथिंग रॉन्ग इन दैट। आप इजीली उसको कर सकते हो, आप बगैर किसी कोचिंग सेंटर को जाए बगैर। सही है ना भाई? नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर मूव करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 15, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत मजे का क्वेश्चन है। अगेन एज प्रॉब्लम के अंदर, इंग्लिश और मैथ्स के अंदर बड़ा बेहतरीन क्वेश्चन। कहता है असगर इज 27 years younger than Junaid. Asghar is 27 years younger than Junaid. In 10 years, Junaid will be twice as old as Asghar. How long will Junaid be in 7 years? अगेन बिल्कुल लास्ट क्वेश्चन जैसा क्वेश्चन है, उस क्वेश्चन के पैटर्न पे सॉल्व इजीली कर सकते हैं। क्या कह रहा है? कहता है कि भाई देखो, असगर इज 27 years younger than जुनेद, यानी कि असगर जो है ना, असगर की एज कितनी है, 27 साल कम है जुनेद से। असगर इज 27 years younger than जुनेद, यानी कि जुनेद की जो भी एज है, असगर उससे 27 साल छोटा है। इन 10 years, 10 सालों के बाद जुनेद की एज ट्वाइस हो जाएगी एज ओल्ड असगर। अब जरा बात को समझिएगा, बड़ी इंपॉर्टेंट कंडीशन है कि आफ्टर 10 years जुनेद विल बी ट्वाइस एज लॉन्ग एज असगर। यानी कि दूसरी स्टेटमेंट या दूसरी कंडीशन एग्जामिनर मुझे क्या दे रहा है कि भाई 10 सालों के बाद जुनेद की एज कितनी होगी, ये हो जाएगी आपके पास दुगनी असगर की एज की। तो भाई सिंपल सी स्टेटमेंट गिवन है कि आपको जुनेद की एज के बारे में बताया जा रहा है कि जुनेद की एज 10 सालों के बाद किसके बराबर होगी, ट्वाइस डेट ऑफ, दो गुना बड़ी होगी किसकी, असगर की एज की। तो जाहिर सी बात है 10 साल के बाद असगर की एज भी 10 साल में, उसमें भी इजाफा तो होगा ना प्रेजेंट एज से। अगर ए रिप्रेजेंट कर रहा है असगर की करंट एज को, तो जाहिर सी बात है 10 साल के बाद असगर की एज भी 10 साल तो बड़ी होगी, है ना भाई, और उसका दुगनी हो जाएगी जुनेद की एज 10 साल के बाद। ये सिंपल सी स्टेटमेंट है सेकंड वाली। इस तरीके से हम लोगों ने दो कंडीशंस को यहाँ पे फॉर्म किया हुआ है। अब चूंकि सिंपल चीज आ रही है, इतनी कोई बड़ी इक्वेशन नहीं है, तो आप सिंपल तरीके से इक्वेशन नंबर 1 को इक्वेशन नंबर 2 में यूज करवा लीजिए, है ना भाई। तो ये क्या बन जाएगा, ये हो जाएगा जे प्लस का 10, यानी कि जुनेद की एज प्लस का 10 इक्वल टू 2 का 2 एज इट इज। असगर की जो एज है उसके अंदर असगर की इक्वेशन को पुट करवा दीजिए, तो क्या बन जाएगा, ये हो जाएगा जे माइनस का 27 प्लस का 10। इसको अगर आप थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लें तो क्या बन जाएगा मेरा बेटा, ये हो जाएगा सिंपल तरीके से जे प्लस का 10 एज इट इज इक्वल टू के बाद अगर ब्रैकेट को मैं ओपन करूं, जो 2 जो बाहर मौजूद है, अंदर वाली तमाम टर्म से जाके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई, तो 2j का 2j। अच्छा, -27 प्लस 10 क्या होता है मेरा बेटा, -27, 27 में से अगर 10 को माइनस करवा रहा हूँ, नेगेटिव का 27 है, प्लस का 10 है, तो क्या हो जाएगा मेरा बेटा, नेगेटिव का 17। और नेगेटिव का 17 इंटू 2 किसके बराबर आ जाएगा, ऑब्वियसली सी बात है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, तो हमारे पास ये होगा, अगर आप 17 को सिंपली सॉल्व कर लो ना, 7 2 14 का 2 और 1 का 1, 2 1 2 3, 34 के बराबर आ जाएगा, 34 के। सही है ना भाई, किसके बराबर होगा, 34 के। इसको फर्दर सिंप्लीफाई कैसे करेंगे, एक जैसी टर्म्स को एक साइड पे शिफ्ट कर देंगे और बाकी टर्म्स को एक साइड पे, जे वाली टर्म्स को एक साइड पे शिफ्ट कर देते हैं, नॉर्मल टर्म्स को एक साइड के ऊपर। तो क्या बन जाएगा, 10 प्लस का 34 एज इट इज इक्वल टू के बाद 2j माइनस का j एज इट इज। तो भाई 10 प्लस का 34 किसके बराबर होता है, 44 के बराबर होता है, और 2j माइनस j क्या होगा, j की वैल्यू। तो आपके पास फाइनली जुनेद की वैल्यू किसके बराबर आ गई, 44 ईयर्स के बराबर आ गई। तो एग्जामिनर हमसे पूछ क्या रहा था, एग्जामिनर हमसे पूछना चाह रहा है हाउ ओल्ड विल बी जुनेद इन 7 years, यानी कि 27, यानी कि जुनेद 7 सालों के बाद कितने उम्र का होगा। क्या एग्जामिनर पूछ रहा है, हाउ लॉन्ग विल बी जुनेद इन 7 years। ओके, कोई मसले की बात नहीं। जुनेद की भी करंट एज कितनी आई हमारे पास, 44 के बराबर। एग्जामिनर आपसे चालाकी कर रहा है, एग्जामिनर कह रहा है कि बताओ आफ्टर 7 years कितनी एज होगी। तो भाई आफ्टर 7 years कितनी एज होगी, जाहिर सी बात है आफ्टर 7 years के अंदर निकालने के लिए जो भी करंट एज है उसमें 7 साल का इजाफा कर दीजिए। अगर करंट एज मेरे पास 44 है तो 44 में 7 का इजाफा कर दूंगा तो क्या बन जाएगा, 51 बन जाएगा बेटा। क्या बन जाएगा, 51 बन जाएगा। तो यानी कि जुनेद की 7 सालों के बाद एज कितनी होगी, 51 ईयर्स के बराबर
कवर होगी। तो बेटा ये क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नस्ट के अंदर बहुत आपको मिलेगा, नस्ट बिजनेस स्कूल के अंदर, आईबीए के अंदर बेतहाशा मिलेगा, लम्स के अंदर आपको बहुत देखेगा, कॉलेज पांडा और ये आपके पास जो बैलेंस की सेट की किताबों में बहुत दिखेगा। फास्ट के अंदर एज प्रॉब्लम्स बहुत ज्यादा आते हैं, कॉमसेट हो, यूएमटी हो, सीबीएम हो, हर जगह पे कॉन्सेप्ट बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं। तो अगेन आई वुड से कि भाई आप किसी भी यूनिवर्सिटी की तैयारी कर रहे हो, जब आप इन लेक्चर्स को लोगे तो इंशाल्लाह हर यूनिवर्सिटी का आप टेस्ट इजीली क्लियर कर सकते हो, परेशान होने की जरूरत नहीं है। ओके तो बेटा नाउ मूविंग ऑन नेक्स्ट क्वेश्चन, इट इज क्वेश्चन नंबर 16। अब जो हमारे पास क्वेश्चंस आ रहे हैं इंग्लिश टू मैथ्स के अंदर, ये बड़े बेहतरीन क्वेश्चंस हैं एंड इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बिकॉज ये नस्ट के अंदर, आईबीए के अंदर, लम्स के अंदर बहुत दफा पेपर में पूछे हुए हैं, फास्ट के अंदर। देखो भाई क्या कह रहा है एग्जामिनर, एग्जामिनर कह रहा है टिकट्स फॉर अ शो कॉस्ट ₹500 और ₹800। कहता है कि भाई कोई सिनेमा का किसी जगह का टिकट है किसी शो का जो कि कॉस्ट कर रहा है या तो ₹500 का या ₹800 का। आगे एग्जामिनर कहता है इफ 100 टिकट्स वर सोल्ड फॉर अ टोटल ऑफ ₹65,000। कहता है कि भाई अगर 100 टिकट्स बिके हैं, यानी कि अगर 500 और 800 वाले 100 टिकट्स बिके हैं, तो उसने जो रेवेन्यू जनरेट करा, जो पैसे जनरेट करे, वो अराउंड 65,000, 65,000 रुपए करे हैं। हाउ मेनी टिकट्स वर सोल्ड ऑफ ₹800। यानी कि अब आपको बताना यह है इस 65,000 रुपीज का जो रेवेन्यू जनरेट हुआ है, जिसमें से कंबाइंड है जो 500 वाले टिकट्स भी सेल हुए हैं, 800 वाले भी हुए हैं। 100 टिकट जो सेल हुए हैं उसमें 500 वाले भी हैं, 800 वाले भी हैं। आपको ये बात पता करके बतानी है कि एग्जैक्टली 800 रुपए वाले कितने टिकट्स बिके हैं। या ये क्वेश्चन आईबीए में, लम्स में ऐसे भी आया था कि आप ये पता करके बताओ कि 500 वाले टिकट्स कितने के बिके हैं, या दोनों की वैल्यूज बताओ, कितने 500 वाले बिके हैं, कितने 800 वाले बिके हैं। तो इट इज अ एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अब देखो ये एक नई तरह का क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व करने की स्ट्रेटेजी क्या होगी उस पर जरा ध्यान दीजिएगा। अभी तक आई होप सबको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन बहुत सिंपल है कि भाई एक सिनेमा है, कोई एक शो है कहीं पे, सही है ना। तो उस शो के दो तरह के टिकट्स हैं, या तो 500 के या 800 के। टोटल जिस बंदे के पास टिकट थे ना, उसने टोटल 100 टिकट्स को बेचा, और 100 टिकट्स के बेचने के ऊपर जो रेवेन्यू या पैसे उसने जनरेट करे वो 65,000 रुपीज थे। तो जाहिर सी बात है उन 100 टिकट्स के अंदर 500 वाले टिकट भी थे, 800 वाले भी थे। एग्जामिनर मासूमियत से पूछ रहा है कि ये पता करके बताओ टोटल 500 वाले या टोटल 800 वाले कितने बिके, हमें ये फाइंड करना है। अब देखो इसको सॉल्व कैसे करेंगे। लेट अस अज्यूम कि हम सबसे पहले एक कंसीडर कर लेते हैं एक्स। एक्स हमारे पास फॉर एग्जांपल नंबर ऑफ 500 टिकट्स हैं। एक्स के हमारे पास फॉर एग्जांपल नंबर ऑफ 500 वाले जो टिकट्स हैं ना वो है एक्स हमारे पास क्या है, नंबर ऑफ 500 रुपीज के टिकट। और वाई हमारे पास क्या है, वाई हमारे पास नंबर ऑफ 800 टिकट्स हैं, यानी कि नंबर ऑफ 800 रुपीज वाले जो टिकट है वो वाई है। तो सबसे पहले हमने हमेशा अपनी क्वांटिटीज को डिफाइन कर देना है। देखो ये जो क्वेश्चन नंबर 16 हो गया, 17 हो गया, 18 19, ये क्वेश्चन सारे एक ही पैटर्न के आएंगे। ये क्वेश्चंस के अंदर ये स्ट्रेटेजी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने का तरीकेकार क्या है, सबसे पहले आपने अपनी दो डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स को, आपने सबसे पहले उनको आइडेंटिफाई करने के बाद उनको अननोन्स कंसीडर करवा दिया एक्स और वाई के ऊपर, आपने उनको एक नाम दे दिया एक्स और वाई का। अब करना क्या है, अब आप इक्वेशंस को बनाओगे। ये सबसे मुश्किल मरहला है, इक्वेशंस को फॉर्म करना। देखो भाई एग्जामिनर क्या कह रहा है, एग्जामिनर ने जो आपसे बात करी उस बात को समझिएगा। एग्जामिनर कह रहा है कि भाई तुम्हारे पास टिकट्स कितनी तरह के, 500 हैं और 800 हैं, और अगर 100 टिकट्स टोटल बिके हैं और उन 100 टिकट्स के बिकने से जो तुम्हें पैसे जनरेट हुए वो 65,000 रुपीज हुए। तो यहां से मैं इक्वेशंस अपनी कैसे बना सकता हूं, जरा गौर से बात को समझिएगा। अगर मैं यहां पे ये कहूं कि भाई हमारे पास जो टिकट सेल हुए हैं वो बेसिकली किस तरीके से हुए होंगे, 500x प्लस का 800y इक्वल टू के बाद 65,000। जरा मेरी इक्वेशन बनाने के अंदाज को देखिएगा, सारे पैसे इस अंदाज के हैं। अगर तुमने एक क्वेश्चन की इक्वेशन बनाने का तरीका सीख लिया, इस तरह के टॉपिक के किसी इक्वेशन में फिर आप नहीं फंसोगे इंशाल्लाह। देखो भाई ये इक्वेशन कैसे बनाई है कि भाई एग्जामिनर आपसे क्या कह रहे हैं, एग्जामिनर आपसे कह रहे हैं कि 100 टिकट्स बिके हैं। अब आप सोच रहे होंगे सर इक्वेशन में 100 तो अभी कहीं लिखा ही नहीं आपने। बिल्कुल लिखेंगे मेरा बेटा, पहले बात समझिएगा। एग्जामिनर क्या कह रहे हैं, 100 टिकट्स बिके हैं और उन 100 टिकट्स के बिकने से प्रॉफिट कितना आपको हुआ है, पैसे कितने बने, 65,000। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब यह हुआ कि भैया तुमने जब इन 100 टिकट्स को बेचा तो 65,000 रुपए तुम्हें मिले ना। और ये टिकट्स कौन से थे, या तो 500 वाले थे या 800 वाले थे। तो हमें ये तो नहीं पता ना कि एग्जैक्टली 500 वाले कितने बिके और एग्जैक्टली 800 वाले कितने बिके हैं। तो हमने अपनी पहली इक्वेशन कैसे बनाई, हम लोगों ने कहा 500x, यानी कि 500 इंटू नंबर ऑफ 500 वाले टिकट्स, 8 प्लस का 800y, यानी कि 800 इंटू वाई, यानी कि वाई क्या है, नंबर ऑफ 800 टिकट्स, यानी कि जितने भी सेल हुए होंगे वाई में आएगा, इक्वल टू 65,000। तभी तो ये 100 का मार्जिन बन रहा है।
और फिर अपनी दूसरी इक्वेशन के ऊपर मूव करूंगा। ये सिंपल एक पहली इक्वेशन बना दी। और दूसरी इक्वेशन क्या होगी? दूसरी इक्वेशन बहुत ही सिंपल होगी, तो बहुत मासूम सी है, एक्स प्लस वाई इक्वल टू 100। इसका मतलब क्या है कि भाई जितने भी मेरे पास एक्स वाले टिकट्स हैं और वाई वाले टिकट्स हैं उनका सम 100 के बराबर है। ये दोनों इक्वेशंस आपने सिंपल इन दो लाइनों से बनाई हैं। तो मेरा बात को जरा समझिएगा, बहुत सिंपल सी बात है। अगर आपको ये बात क्लियर पड़ती है, बात पल्ले पड़ती है, देखो इसमें कोई मुश्किल चीज नहीं है। एग्जामिनर ने सिर्फ एक लाइन में सारी बातें अपनी समूह दी हैं। उसने कहा कि यार देखो 500 और 800 वाले टिकट हैं, अगर टोटल 100 टिकट्स बिके हैं और 65,000 रुपए का रेवेन्यू जनरेट हुआ है, तो हमने पहली इक्वेशन भी ड्राइव करी, दूसरी इक्वेशन भी ड्राइव कर दी, और मैंने डिटेल में आपको बता भी दिया इक्वेशंस कह क्या रही है, ताकि आपके लिए समझना और आसान हो जाए। अब चलते हैं सॉल्विंग के ऊपर। अब सॉल्व कैसे करेंगे मेरा बेटा? बहुत सिंपल है कि भाई देखो, आपके पास ये पहली इक्वेशन आ गई या हमारे पास दूसरी इक्वेशन आ गई। हम दूसरी इक्वेशन में से अगर x की वैल्यू को निकाल लें तो क्या बन जाएगा? ये बन जाएगा 100 माइनस का y, है ना भाई। इक्वेशन को साइमल्टेनियसली सॉल्व करेंगे। आपके पास ये x की वैल्यू आ गई, इसको उठा के सिंपली इक्वेशन नंबर 1 में पुट करवा दीजिए। तो इक्वेशन नंबर 1 क्या बन जाएगी? ये बन जाएगी 500, x के अंदर x की वैल्यू 100 माइनस का y, प्लस का 800 वाई इक्वल टू के बाद 65,000 का 65,000 एज इट इज। फर्दर सिंप्लीफाई कर लो बेटा, 500 इंटू 100 क्या हो जाएगा? जाहिर सी बात है 50,000 के करीब की वैल्यू हो जाएगी, है ना मेरा बेटा। 4 जीरो आ गए, माइनस का 500 वाई एज इट इज, प्लस का 800 वाई एज इट इज, इक्वल टू के बाद 65,000 का 65,000 एज इट इज का एज इट इज। तो सिंपल तरीके से हम लोगों ने यहां तक की वैल्यूज को निकाल लिया। फर्दर कैसे सिंप्लीफाई कर सकते हैं बेटा? 50,000 रुपीज को इक्वल टू के आप दूसरी तरफ सेंड करवा दीजिए, तो वहां पे जाके क्या हो जाएगा? नेगेटिव का 50,000 रुपीज, और नेगेटिव का 500 वाई प्लस का 800 वाई क्या बन जाएगा भाई? अगर ऑब्वियसली अगर 8 में से आप 5 निकालो तो सिंपल तरीके से क्या बचता है? 3 बचता है। तो प्लस का 300 वाई तो यहाँ पे बच गया। तो भाई ये वाई वाली टर्म्स को आपस में सॉल्व कर लिया। प्लस के 50,000 को दूसरी तरफ भेजेंगे तो 65,000 से जाके क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा। तो 65,000 माइनस का 50,000 किसके बराबर आएगा? सिंपल तरीके से ये आ जाएगा 15,000 के बराबर। सही है ना भाई? ये 300 यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, वहां पे डिवाइड हो जाएगा, तो आपके पास y की वैल्यू किसके बराबर आ जाएगी बेटा? y की वैल्यू आ जाएगी 15,000 डिवाइडेड बाय 3, 15,000 डिवाइडेड बाय 300। मैं इसका बेसिक कॉन्सेप्ट है भैया, जीरो से जीरो कट जाएगा, और 3 के टेबल में 150 कहां पर आएगा? ऑब्वियसली सी बात है, 3 5 दैट इज 15 एंड 0 का 0। तो y की वैल्यू किसके बराबर आ गई आपके पास? 50 के बराबर। तो y का मतलब क्या है? y हमारे पास क्या था? नंबर ऑफ 800 वाले टिकट्स। यानी कि आपके पास टोटल 800 वाले टिकट्स कितने सेल आउट हुए हैं? 50 हुए हैं। तो अगर मुझे x की वैल्यू निकालनी है, यानी कि 500 वाले टिकट्स कितने सेल हुए, तो जाहिर सी बात है आप सिंपल तरीके से y की वैल्यू को यहाँ पे प्लॉट करेंगे तो 100 माइनस 50 क्या हो जाएगा? x की वैल्यू भी 50 के बराबर आ जाएगी। यानी कि 50 ही आपके पास 500 वाले टिकट्स बिके हैं और 50 ही आपके पास 800 वाले टिकट बिके हैं। तो इस तरीके से हमारा एक क्वेश्चन सॉल्व हो गया और हमारा आंसर क्या आ गया? 50 के बराबर। तो इस तरीके से हमारे पास फाइनली y की वैल्यू आ गई, और y क्या था हमारे पास? नंबर ऑफ 800 रुपीज टिकट। और अगर क्वेश्चन हमसे कहता है कि भाई नंबर ऑफ 500 टिकट्स कौन से, तो ऑब्वियसली वो x होता, तो उसकी वैल्यू भी यहाँ पे इत्तेफाक से 50 के बराबर ही है। इस तरीके से हमारा क्वेश्चन क्या हो गया? सॉल्व हो गया। नाउ मूविंग टुवर्ड्स द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर मूव करेंगे बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है क्वेश्चन नंबर 17। दैट इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो आइए देखते हैं इस क्वेश्चन के अंदर क्या कॉन्सेप्ट और एग्जामिनर हमसे क्या बात पूछ रहा है और क्या एग्जामिनर हमसे कहना चाह रहा है। देखो भाई, यहाँ पे क्वेश्चन ये दिया जा रहा है कि फराज परचेज दी ब्रांड आर पेन्स फॉर रुपीज 330 पर बॉक्स एंड ब्रांड एस पेन्स फॉर रुपीज 200 per box. If Faraz purchase a total of 12 boxes of pens for rupees 3,700, हाउ मेनी बॉक्सेस ऑफ ब्रांड एस did he purchase? अब बिल्कुल टिपिकली लास्ट क्वेश्चन जैसा क्वेश्चन है, अगेन लम्स के पेपर में आया हुआ है, सेट के पास पेपर्स में आपको दिखेगा, आपको आईबीए के अंदर पेपर्स में बहुत क्वेश्चन ये दिखेगा, इधर एमबीए साइड हो इधर आपको बीबीए वाली साइड हो। क्या कह रहा है? देखो एग्जामिनर एक बहुत सिंपल सी बात कह रहा है। कहता है कि भाई सबसे पहले उसने आपको दो क्वांटिटीज बता दी हैं कि भाई जो आर वाले पेन्स है ना उनकी प्राइस क्या दी है उसने? 330 पर बॉक्स। के जो आर पेन्स हैं उनकी प्राइस है 330 पर बॉक्स। और आपके पास जो एस वाले पेन्स आ रहे हैं उनकी प्राइस क्या गिवन है भैया? 200 पर बॉक्स। तो हमें दो क्वांटिटीज गिवन है। तो सबसे पहले नंबर के ऊपर मैं एक क्वांटिटी को कह देता हूं एक्स और दूसरी क्वांटिटी को हम लोग अपनी मर्जी से कह देते हैं वाई। सही है ना भाई? हमने एक अननोन्स के नाम सपोज कर लिए। मैं आर और एस के नाम इसलिए नहीं रख रहा कि ताकि हमारे लिए आगे चल कंफ्यूजन ना हो। तो हमने क्या कर दिया? हमने दो अननोन सपोज कर लिए, एक एक्स को सपोज कर लिया और एक वाई को सपोज कर लिया। एक्स क्या है? एक्स वो आर ब्रांड के पेन्स हैं जो कि 330 पर बॉक्स है। और वाई क्या है? वाई एस ब्रांड के पेन्स हैं जो 200 पर बॉक्स की प्राइस है। अब देखो एग्जामिनर ने कंडीशन बड़े मजे की दी, इसको समझिएगा। कहते हैं कि भाई अगर फराज ने टोटल 12 डब्बे पेन्स के परचेज करे और उसको जो कॉस्ट पड़ी उन 12 डब्बों की
3700 पड़ी है, तो जाहिर सी बात है इन 12 डब्बों में कुछ एस ब्रांड के पेन होंगे, कुछ आर ब्रांड के पेन होंगे। हमें फाइंड करना है कि बताओ ये एस ब्रांड के कितने डब्बे परचेज करें, या कह सकता है एग्जामिनर आर ब्रांड के बताइए डब्बे कितने परचेज करें। तो हमें बेसिकली वही काम करना है जो पिछले क्वेश्चन में भी देखा था, यानी कि 12 डब्बे फराज ने परचेज करें 3700 रुपए के, 3700 रुपीज के। हमें ये कंडीशन गिवन है। अब देखो मैं इसको कैसे ब्रेकआउट करूंगा, जरा गौर से देखिएगा कंडीशन। भाई मैं कह सकता हूं कि 330x प्लस का 200y इक्वल टू के बाद 3700। पहली कंडीशन बहुत मुनासिब, बहुत बेहतरीन तरीके से हम लोगों ने फॉर्म कर ली। ये कंडीशन क्या बता रही है कि भाई देखो तुम्हें फराज ने जो 3700 रुपीज दिए हैं वो किसके दिए हैं, वो दिए उसने जो एस ब्रांड के डब्बे और आर ब्रांड के डब्बे परचेज किए। अब हमें ये तो नहीं पता ना कि वो कितने के डब्बे हैं, कितने डब्बे लिए हैं, तो हमने क्या कह दिया 330x, यानी कि 330 आर ब्रांड के और 200 वाई ब्रांड के। 200 उसकी कॉस्ट एक प्राइस की, नंबर ऑफ आइटम जो भी लिए होंगे उससे मल्टीप्लाई करवा के, तो ये किसके बराबर आ गई हमारी पहली इक्वेशन, 3700 की टोटल प्राइस ये पे कर रहा है। अब दूसरी कंडीशन क्या बनेगी, देखो कितने नंबर ऑफ डब्बे परचेज करें 12, तो मैं क्या कह सकता हूं कि x प्लस वाई किसके बराबर होगा 12 के। ये सेकंड कंडीशन क्या बता रही है कि भाई टोटल 12 डब्बे लिए ना, तो जाहिर सी बात है कुछ एक्स ब्रांड के होंगे, कुछ एस ब्रांड के होंगे, कुछ आर ब्रांड के होंगे, जिनको हम लोगों ने एक्स और वाई पे सपोज किया हुआ है। इस तरीके से सेकंड कंडीशन आ गई। तो बहुत सिंपल सी चीज है। अब क्या कर सकते हो आप, सेकंड वाली इक्वेशन में से अगर x की वैल्यू को निकाल लो तो क्या बन जाएगी 12 माइनस का y। इसको उठा के आपने इक्वेशन नंबर 1 के अंदर क्या कर देना है, प्लॉट कर देना है मेरा बेटा। तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 330 x के अंदर x की वैल्यू डेट इज 12 माइनस का y, प्लस का 200 y का 200 y इक्वल टू के बाद 3700 का 3700। इसको अगर आप सिंप्लीफाई करवा लो, कैसे सिंप्लीफाई करवाएंगे, बहुत बेसिक मैथ्स है कि भाई 330 को आपने 12 से मल्टीप्लाई पहले करवाना है, जाहिर सी बात है ब्रैकेट को ओपन करोगे टर्म्स मल्टीप्लाई होंगी। अब अगर किसी बच्चे की मैथ्स थोड़ी सी वीक है, कोई इशू की बात नहीं है मेरा बेटा, इधर देख लीजिए, 2 जीरोस आर 0, 3 टूज आर 6, 3 टूज आर 6, क्रॉस का क्रॉस, 1 जीरोस आर 0, 3 का 3, 3 वंस आर 3। सही है, सिंपल तरीके से यहाँ पे 0 का 0 आ गया, यहाँ पे 6 का 6 आ गया, 6 प्लस 3 क्या होता है 9 के बराबर, 3 का 3 एज इट इज। तो 330 इंटू 12 किसके बराबर होता है, 3960 के बराबर होता है। 330 जब जाके आप y से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या बन जाएगा, ये हो जाएगा सिंपली 330y के बराबर, प्लस का 200y एज इट इज का एज इट इज इक्वल टू के बाद 3700 का 3700 एज इट इज का एज इट इज। फर्दर इसको सिंप्लीफाई करवा लेंगे, तमाम एक जैसी टर्म्स को आप एक साइड पे शिफ्ट कर दीजिए, तो भैया देखो क्या बन गया, ये बन गया 3960 माइनस का 3700 माइनस का 330 y प्लस का 200 y किसके बराबर होगा भाई, 330 में से अगर आप 200 निकाल दोगे तो जाहिर सी बात है क्या बचेगा, ये आई गेस हमारे पास बच रहा होगा कम से कम नेगेटिव का 130, है ना भाई। 330 y प्लस का 200 y क्या बन जाएगा, नेगेटिव का 130। दूसरी तरफ भेजूंगा तो वहां पे जाके क्या बन जाएगा, पॉजिटिव का 130 y। भाई देखो नेगेटिव का 330y प्लस का 200y क्या बन गया, नेगेटिव का 130y इक्वल टू की दूसरी तरफ जाएगा प्लस का 130y बन जाएगा। इसको भी सॉल्व करवा सकते हैं, 3960 माइनस का 3700 क्या बन जाएगा, अगर 3960 में से मैं 3700 को माइनस करूंगा तो जाहिर सी बात है आई गेस ये बन रहा होगा आपके पास तकरीबन 260 के बराबर ना। 3960 में से अगर 3700 को माइनस करूंगा तो 39 माइनस 7, 9 में से 7 निकाले 200 बचे और 60 का 60 तो 260 बच गया। फर्दर सिंप्लीफाई करवा लो, कैसे सिंप्लीफाई फर्दर करवा लो भैया कि ये 130 यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, वहां पे डिवाइड हो जाएगा तो क्या वैल्यू आ जाएगी, y इज इक्वल टू 260 डिवाइडेड बाय 130। वो सिंपल सी बात है भाई, 0 से 0 कट गया, 13 2 इज 26, तो आपके पास y की वैल्यू किसके बराबर आ गई, 2 के बराबर आ गई। आपके पास y की वैल्यू किसके बराबर आ गई, 2 के बराबर आ गई। यानी कि y क्या था हमारे पास, गौर से देखिएगा y क्या था, y था हमारे पास एस ब्रांड के डब्बे थे, y क्या था हमारे पास एस ब्रांड के डब्बे थे। यानी कि उसने फराज ने टोटल एस ब्रांड के कितने डब्बे खरीदे हैं, 2 डब्बे खरीदे हैं। तो रिमेनिंग किसके होंगे, रिमेनिंग ऑब्वियसली 10 बचे, क्योंकि टोटल 12 डब्बे लिए तो रिमेनिंग कितने बचे, 10 बचे। तो जो आर ब्रांड के डब्बे होंगे जिसको हमने एक्स कहा है वो कितने खरीदे, 10 खरीदे। अब एग्जामिनर की चॉइस है, कोई भी चीज पूछ सकता है, वो ये पूछ सकता है कि बताइए भाई आर ब्रांड के कितने डब्बे खरीदे या एस ब्रांड के कितने। देखे दो सिंपल सी चीज है, कोई मसले की बात नहीं है। आपको कॉन्सेप्ट समझ में आना चाहिए, कॉन्सेप्ट बहुत सिंपल है। देखो बुनियादी चीज है, इस चीज में फंसना नहीं कि इक्वेशंस, असल चीज क्या है, इक्वेशंस को फॉर्म कर देना। इक्वेशन सिर्फ एक लाइन गिवन है, एक लाइन से आपने 2 इक्वेशंस को फॉर्म कर लिया, और वो 2 बहुत बेसिक चीजें हैं कि भाई आपसे कहा जा रहा है 12 डब्बे खरीदे और उनकी टोटल प्राइस जो 12 डब्बों की पड़ी 3700 पड़ी। तो हमें ये बात समझ में आ गई कि 12 डब्बे कैसे खरीदे होंगे। जाहिर सी बात है वो बचपन से एक कहानी सुनते आ रहे हैं ना, बचपन से अक्सर हमारे
उस्ताद ये हमारे वालिद मोहतरम एक चीज हमसे पूछते थे कि भाई देखो अगर एक पेन जो है 2 रुपए का है तो बताइए 10 पेन कितने के होंगे। तो आप लोग फौरन से कहते थे सर अगर एक पेन 2 रुपए का है तो 10 पेन कितने के होंगे, 20 रुपए के होंगे, है ना बेटा। तो ये दो क्या थी, यूनिट प्राइस होती है, और ये 10 क्या थी, कितने नंबर ऑफ आइटम्स है। तो हम इन इक्वेशंस को फॉर्म करते भी यही काम कर रहे हैं। आई होप ये बात सबको क्लियर होगी, मगर मैं दोबारा इसलिए बता रहा हूँ किसी को मसला हो तो देख सके कि भाई ये जो इक्वेशन आप फॉर्म कर रहे हैं कैसे कर रहे हैं कि भाई देखो 330x प्लस 200y इक्वल टू 3700। ये कैसे नंबर आ रहा है कि भाई देखो 330 एक यूनिट प्राइस है, किसकी यूनिट प्राइस है, आर ब्रांड के पेन्स की। हमें ये तो नहीं पता ना कितने भी उसने डब्बे लिए, तो हमने इसलिए यहाँ पे एक्स रख दिया, और फिर प्लस का साइन 200 एंड वाई, 200 एंड वाई, वाई किसको शो कर रहा है, एस ब्रांड के डब्बों की, कितने नंबर ऑफ डब्बे आपने लिए एस ब्रांड के, तो 200 वाई कर दिया हम लोगों ने, यानी कि 200 यूनिट प्राइस है इनटू वाई, और टोटल हमारे पास जो पैसे उसने दिए वो कितने दिए 3700, तो इसलिए 3700 इक्वल टू के इस तरफ आया। और दूसरी वाली इक्वेशन तो बहुत ही मासूम सी है, वो शो ही आपको ये कर रही है कि डब्बे कितने आपने लिए, तो x प्लस वाई इज इक्वल टू 12, यानी कि कुछ आपने x ब्रांड के लिए नंबर ऑफ डब्बे, कुछ आपने y ब्रांड के नंबर ऑफ डब्बे लिए, उनका सम किसके बराबर है, जो उसने टोटल डब्बे लिए 12 उसके बराबर है। इस तरीके से इक्वेशंस आ रही हैं। तो इट वाज अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन टेकन फ्रॉम द आईबीए पास्ट पेपर्स, नस्ट पास्ट पेपर्स, लम्स पास्ट पेपर। तो आई होप अभी क्वेश्चन सबको क्लियर होगा इंशाल्लाह। Okay, now moving on the next question, that is question number 18. Very important question, a question that is taken from the IBA past papers, LUMS past papers, NBS and FAST as well. बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत मजे का क्वेश्चन है। क्या कह रहा है, कहता है जुबैर कंसल्टिंग चार्जेस ₹1000 per man hour for the first 50 man hours and ₹800 per man hours for each additional hour or fraction of an hour. If Aslam's fees for using Zubair consulting charges were 1,19,600 rupees approximately, how many man hours were charged total? अब ये क्वेश्चन बहुत सिंपल है, बहुत मजे का है। कह रहा है कि भाई तुम्हारे पास जो है ना एक कंसल्टिंग सर्विस है। अब दुनिया भर के अंदर ये तरीकेकार होता है कि जो कंसल्टिंग सर्विस होती है पर आवर की आपसी पेमेंट चार्ज करती है। इधर इट कैन बी अ लॉ फर्म, इधर इट कैन बी अ कोई रिलेशनशिप फर्म, यानी कि जहां पे कोई रिलेशनशिप वगैरह करवाए जा रहे हो एंड सो ऑन, कोई कंसल्टेंसी, बहुत सारी होती है। तो कहने का मकसद ये कि जुबैर की कंसल्टिंग सर्विस जो है ना उसके अंदर चार्जेस कैसे हैं कि स्टार्टिंग के 50 घंटे के अंदर वो अपने ₹1000 पर आवर चार्ज करते हैं। यानी कि स्टार्टिंग के जो 50 घंटे होते हैं जब कोई क्लाइंट उनके पास आता है इधर वीजा सर्विस के लिए, किसी भी लॉ फर्म के लिए, तो जो भी उनकी डिस्कशन होती है तो स्टार्टिंग के जो 50 घंटे हैं उसके लिए हर घंटे के चार्जेस कितने होते हैं, ₹1000 पर घंटे के। और फिर जब उनसे उनकी बातचीत सेट हो जाती है और फिर 50 घंटे के बाद के अगर वो कोई बंदा बैठ रहा है, कोई बंदा अगर 50 प्लस घंटों के ऊपर बैठ रहा है, किसी का केस इतना डिस्टर्बिंग है कि भाई लेट से वो 60 घंटों के ऊपर जा रहा है, 70 आवर्स के ऊपर जा रहा है, 80 आवर्स पे जा रहा है, जो कि नॉर्मली जाता है, तो भाई उसने अपने चार्जेस डिफाइन कर दिए कि आफ्टर 50 आवर्स वो जो चार्जेस लेंगे ना वो ₹800 पर आवर लेंगे। बहुत बेसिक सी चीज है। कहता है कि भाई असलम एक साहब थे, उन्होंने जुबैर की कंसल्टिंग सर्विस को यूज करा, तो उनका जो बिल बनाना टोटल, वो बिल बना 1,19,600 का। तो एग्जामिनर पूछना ये चाह रहा है कि भाई मासूमियत के साथ कि टोटल कितने घंटे जो है ना असलम ने यूज करे, कितने टोटल घंटे उन्होंने यूटिलाइज करे, जिसमें से ₹1000 वाले घंटे कौन से थे, 800 वाले घंटे कौन से थे, ये भी फाइंड कर सकते हैं। अब ये कैसे निकालेंगे, देखो बहुत बेसिक चीज है कि असलम साहब ने, ये जो असलम साहब थे, इन्होंने टोटल कितनी पेमेंट करी है, 1,19,600 रुपीज इन्होंने टोटल पे करे इस जुबैर को, जुबैर कंसल्टिंग सर्विस को। अब मुझे दो बातें तो क्लियर है कि भाई इन्होंने जो यहाँ पे फीस स्ट्रक्चर अपना जुबैर साहब में रखा हुआ है, वो जुबैर साहब का फीस स्ट्रक्चर कैसा है, आपको बेसिक चीज मालूम होनी चाहिए वैसे तो, पर चलिए मैं डिफाइन कर देता हूँ कि भाई जुबैर साहब का फीस स्ट्रक्चर ये है कि पहले 50 घंटों के लिए पेमेंट का रेट क्या है, पहले 50 घंटों के लिए हर घंटे के चार्जेस हैं ₹1000। पहले 50 आवर्स के लिए हर घंटे के चार्जेस कितने, ₹1000 पर आवर। और फिर दूसरे नंबर के ऊपर इनके पेमेंट चार्जेस क्या है कि आफ्टर 50 जो भी एडिशनल चार्जेस हैं तो वो पर घंटे के कितने हैं, ₹800 पर आवर। यानी कि 50 घंटों के बाद अगर कोई एक घंटा भी और रुकता है, यानी कि 50 घंटों के बाद जो एडिशनल घंटे हैं उनमें जो चार्जेस का रेट है वो कितना है, ₹800 पर आवर का। तो अब देखो जो असलम है उसने टोटल जो पेमेंट करी है वो कितनी करी है, 1,19,600। तो अगर मैं इसको ब्रेक करना चाहूं तो कैसे ब्रेक कर सकता हूं कि भाई देखो 50 घंटे उसने पहले लिए होंगे, नॉर्मल सी बात है ना कि 50 घंटे उसने लिए होंगे, और एक घंटे की पेमेंट कितनी है, ₹1000, प्लस का साइन लगाता हूं, और फिर मैं ये एज्यूम करता हूं कि उसने
कोई ना कोई नंबर ऑफ घंटे लिए होंगे जो कि इसके अलावा है, क्योंकि ये बात तो हम सबको मालूम है ना कि 50 × 1000 क्या होगा, 50,000 रुपये होगा। आप असलम ने जो पेमेंट करी है वो कितनी करी है, तकरीबन 1,19,600 की पेमेंट करी है असलम ने। तो भाई अगर तो सिर्फ वो 50 घंटे बैठता स्टार्टिंग के, तो वो 50,000 रुपये बन जाते हैं। तो इसका मतलब उसने सिंपल 50 घंटे भी लिए और उससे ऊपर एडिशनल घंटे भी लिए होंगे, है ना भाई, नॉर्मल सी चीज है। तो हमने सबसे पहले कंडीशन कैसे बना सकते हैं, इसकी इक्वेशन कैसे बनाएंगे कि 50 × 1000 मल्टीप्लाई बाय x इंटू 800 इक्वल टू के बाद 119600। इस कंडीशन को देखिएगा, परेशान होने की जरूरत नहीं है, कंडीशन बहुत सिंपल सी है। ये कंडीशन क्या कह रही है, कंडीशन कह रही है कि भाई देखो, कि भाई जो असलम ने पेमेंट करी है वो कितनी करी है, 1,19,600। ये 1,19,600 उसने कैसे पेमेंट करी है, कैसे बनी है, कि भाई पहले उसने 50 घंटे यूटिलाइज करे होंगे, फिर उसने उसके बाद एडिशनल घंटे यूटिलाइज करे होंगे, तो हमने एडिशनल घंटों को एक्स कह दिया। तो ये पेमेंट 1,19,600 कैसे बनी, कि भाई पहले के 50 घंटों का जो रेट था वो क्या था, 50 × 1000, क्योंकि 1 घंटे के चार्जेस 1,000 रुपए हैं, तो 50 घंटे हैं तो 50 × 1000 हो गया। और फिर एडिशनल आवर्स हमें नहीं पता कि एक्चुअली में उसने कितने लिए एडिशनल आवर्स, या टोटल आवर्स भी हमें नहीं पता, तो हमने कह दिया एडिशनल आवर्स एक्स है और एडिशनल आवर्स की पेमेंट कितनी है, 800। तो ये जो टोटल आपके पास सम आएगा वो 1,19,600 के बराबर आ रहे हैं, हमें मालूम है। अब इसको आप सिंप्लीफाई करवा लीजिए, आपको एडिशनल आवर्स पता चल जाएंगे सबसे पहले। सर मैं सिंप्लीफाई कैसे करवाऊंगा, 50 × 1000 50,000 रुपए बनता है, इक्वल टू को दूसरी तरफ भेज दीजिए, तो क्या हो जाएगा, x इंटू 800 1,19,600 माइनस का 50,000 का 50,000, तो इसको अगर आप माइनस करवा दो तो ये क्या बन गया, x इंटू 800 1,19,600 माइनस का 50,000, मेरा बेटा किसके बराबर आ जाएगा, ये तकरीबन आ जाएगा 69,000, ऑब्वियसली 600 ना, 1,19,000 माइनस से 69,600। अब देखो भाई, ये टर्म पूरी की पूरी यहाँ पे मल्टीप्लाई और यहाँ पे डिवाइड करवा दीजिए मेरा बेटा, तो क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा 69,600 डिवाइडेड बाय 800। ये दो जीरो से दो जीरो क्या हो जाएंगे, कैंसिल आउट। अब 8 के टेबल में क्या 696 आता है, आइए चेक कर लेते हैं। 8 1 जार 8, 8 8 जार क्या होता है भैया, 8 8 जार होता है 64 होता है। बाकी कितने कैरी गए आपके पास, 9 में से अगर 4 निकाल दो 5, 56 बचा। 8 के टेबल में 56 कहां पर आता है, ऑब्वियसली 7 के ऊपर आता है, तो 8 7 जार इज 56, तो 87 आपके पास एडिशनल आवर्स की वैल्यू आ गई। आपके पास एडिशनल आवर्स, ये जो एक्स की वैल्यू क्या है, एडिशनल आवर्स की। अगर तो एग्जामिनर आपसे कहता है कि भाई कितने एडिशनल आवर्स उसने यूज करे, तो वो ऑब्वियसली हमारे पास किसके बराबर है, 87 के। तो इस तरीके से हमने एडिशनल आवर्स की वैल्यू निकाल ली। मगर चूंकि एग्जामिनर हमसे फाइंड क्या कर रहा है, टोटल नंबर ऑफ आवर्स जिनके ऊपर चार्जिंग हुई है, तो भाई एक्स हमारे पास क्या आई है, एडिशनल आवर्स हैं। तो अगर मुझे टोटल आवर्स निकालने हैं, तो टोटल आवर्स कैसे निकालूंगा, कि भाई इनिशियल के जो 50 घंटे थे, 50 घंटे प्लस 87, तो 50 प्लस 87 क्या हो जाएगा, समथिंग अराउंड 140 137 आंसर आ जाएगा। तो ये हमारे इस क्वेश्चन का आंसर था। देखो क्वेश्चन बहुत ईजी है, बहुत सिंपल है, मैंने बहुत डिटेल में आपको क्लियर करा। आई होप सबको ये क्वेश्चन क्लियर होगा। ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आईबीए के पास पेपर में बेतहाशा आपको मिलेगा, लम्स में मिलेगा, बैलेंस की सेट की किताब हो गई, कॉलेज पांडा हो गई, फास्ट यूनिवर्सिटी के पेपर हो गए आपके पास, आपको ये क्वेश्चन बेतहाशा मिलेगा। तो ये बहुत एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, लिटरली वो मजे का क्वेश्चन है। क्लियर है भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करें। पेंसिल फ्रॉम द स्टोर ऑफ अ टोटल ₹270, व्हाट टोटल नंबर ऑफ पेन्स एंड पेंसिल डिड द कस्टमर परचेज। यानी कि कह रहा है कि भाई स्टोर के अंदर पेन्स की प्राइस इतनी है, पेंसिल की प्राइस इतनी है, अगर एक कस्टमर ने दोनों चीजें परचेज करी हैं और उसका जो बिल बना है वो अराउंड ₹270 का बना है, तो बताओ कितने पेन्स परचेज करें, कितनी पेंसिल परचेज करी है। तो बिल्कुल ये लास्ट क्वेश्चन जैसा एक क्वेश्चन है, जिस तरह मैंने बताया था, ये वाले कॉन्सेप्ट बहुत आते हैं पेपर के अंदर। तो हमसे एग्जामिनर ने बहुत सिंपल सी बात करी है, कहता है कि भाई देखो, जो पेन्स की प्राइस आपको गिवन है ना, प्राइस ऑफ पेन, इट इज समथिंग अराउंड ₹18 पर पेन, और आपको जो पेंसिल की प्राइस गिवन है, वो पेंसिल की प्राइस गिवन है ₹21 पर पेंसिल। अब लेट सपोज में पेन्स को हम लोग कह देते हैं एक्स है भाई, हम एक क्वांटिटी एक्स सपोज कर लेते हैं, और पेंसिल्स को हम लोग कह लेते हैं वाई के बराबर है। हमने सपोजिशन कर ली ताकि हमारे लिए चीजें यूज करना आसान हो जाए। अब देखो, हमसे एग्जामिनर क्या कह रहा है, वी हैव टू सॉल्व दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। हमसे एग्जामिनर कह रहा है कि सॉल्व करते हैं भैया। अब सॉल्व करने की स्ट्रेटेजी क्या ला सकते हैं, सॉल्व करने की स्ट्रेटेजी बहुत सिंपल है, और वो सिंपल कैसे होगी, कि भाई देखो, मैं कह सकता हूं इसको, कंडीशन हमारी क्या फॉर्म हो जाएगी, कंडीशन हमारी फॉर्म हो सकती है 18x प्लस का 21y प्लस का 21y इक्वल टू के बाद 270। तो हमारे पास इक्वेशन तो ये फॉर्म हो सकती है, हमारे पास एक इक्वेशन जो फॉर्म हो सकती है वो तो ये फॉर्म हो सकती है, कि भाई देखो, हमसे कहा यह जा रहा है कि आपके पास जो पेन्स हैं वो 18 के एक पेन है,
और पेंसिल कितने की है, 21 रुपए की है, सही है ना। तो एक्स हमने सपोज कर लिया कि नंबर ऑफ पेन जो परचेज किए गए होंगे, वाई हमने सपोज कर लिया नंबर ऑफ पेंसिल जो परचेज की गई होंगी, हमने ये चीज सपोज कर ली। और हमें एग्जामिनर ये कह रहा है कि भाई उस कस्टमर ने पेन्स भी लिए पेंसिल्स भी लिए फ्रॉम दी स्टोर, और उनका जो टोटल बिल बना है वो 270 का बना है। तो हमने इस तरह की कंडीशन फॉर्म कर ली कि भैया 18x प्लस का 21y इक्वल टू के बाद आपके पास सिंपल तरीके से क्या आ गया, इक्वल टू के बाद सिंपली 270 का 270। तो अब हमारे पास इस क्वेश्चन में इसके अलावा और कोई स्टेटमेंट नहीं है कि टोटल कितनी चीजें परचेज करी, ये भी नहीं बताया हुआ, ये भी नहीं बताया हुआ टोटल पेन कितने परचेज करे, टोटल पेंसिल्स कितनी परचेज करी। तो दैट्स द रीजन ये क्वेश्चन पेपर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मैं इस क्वेश्चन को अगर सिंप्लीफाई करूं तो कैसे सिंप्लीफाई कर सकता हूं बेटा, अगर मैं देखूं क्या इस पूरी इक्वेशन में से कुछ कॉमन दिख रहा है मुझे, मुझे बिल्कुल दिख रहा है। 2 कॉमन सर, नहीं 3 कॉमन आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है 3 कॉमन। तो पूरी इक्वेशन में से 3 कॉमन ले लीजिए, तो क्या बन जाएगा, 3 6 जार 18 और 3 7 जार 21 इक्वल टू के बाद यहाँ पे 3 9 जार इज 27। तो यहां से भी आपने 3 कॉमन ले लिया, तो यहाँ पे आपके पास सिंपली 90 बचा इंटू 3। तो इस 3 से 3 क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट। तो आपके पास ये इक्वेशन थोड़ी सिंप्लीफाइड फॉर्म पे आ गई, 6x प्लस का 7y इक्वल टू के बाद 90। तो भाई अभी तक हम लोगों ने कोई मुश्किल काम नहीं करा। अगर किसी बच्चे को प्रॉब्लम हो रही है सर ये क्या काम किया है, तो भाई देखो आपको सिंपल इक्वेशन गिवन थी, आपने कुछ भी नहीं करा, आपने सिंपल तरीके से आपने अपनी पहली कंडीशन ड्राइव कर ली। ये वाली इक्वेशन बनाना सबको अब आ चुका होगा, लास्ट क्वेश्चन हम लोग सीख चुके हैं कि भाई हमने क्या कहा, 18x प्लस 21y इक्वल टू 270। क्योंकि हमसे कहा जा रहा है कि उस पर्टिकुलर बंदे ने पेन भी परचेज करे, पेंसिल भी परचेज करनी है, जिसका बिल बन रहा है 270 का। अब हमें एक पेन की प्राइस पता है, एक पेंसिल की प्राइस पता है, तो हमने क्या कह दिया 18x, यानी कि यूनिट प्राइस इंटू टोटल नंबर ऑफ थिंग्स, टोटल नंबर ऑफ पेन्स जो परचेज किए गए होंगे, तो 18x बन गया। प्लस 21y का मतलब क्या है कि भाई 21 एक पेंसिल की प्राइस मल्टीप्लाई बाय टोटल नंबर ऑफ पेंसिल जो परचेज की गई होंगी, और इनका सम किसके बराबर है, 270 के। तो भाई हमने इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करवा दिया कॉमन लेके, तो हमारे पास ये एक इक्वेशन आ गई। पिछले जितने क्वेश्चंस करे थे उनमें खास बात क्या थी, उन क्वेश्चंस में खास बात ये थी कि वहां पे आपको ये भी बताया हुआ होता था टोटल कितनी चीजें परचेज करी हैं, तो आप एक और इक्वेशन फॉर्म कर सकते थे। अब यहाँ पे असल चीज क्या है कि आपको बताया हुआ नहीं है कि एक और इक्वेशन नहीं बना सकते अभी हम यहाँ पे। तो भाई फिर कैसे करें सर, तो भाई यहाँ पे फिर करने का तरीका क्या है, हम एक छोटी सी शॉर्ट ट्रिक यूज करेंगे। क्योंकि इस क्वेश्चन में हमसे क्या कहा जा रहा है, व्हाट टोटल नंबर ऑफ पेन्स एंड पेंसिल डिड द कस्टमर परचेज, यानी कि टोटल नंबर ऑफ कितने पेन्स और पेंसिल्स बंदे ने परचेज करे हैं। अब देखो 3 ऑप्शंस गिवन है, 13 14 15, 1 ओनली, 1 एंड 2 ओनली, 1 एंड 3 ओनली, 1 2 एंड 3 ओनली। तो भाई हम क्या करते हैं, हम हिट एंड ट्राई मेथड को यूज करेंगे, हम अपनी इक्वेशंस बारी बारी बनाएंगे। फॉर एग्जांपल लेट सपोज मैं कंसीडर करता हूं पहले वाले ऑप्शन के लिए कि x प्लस वाई बराबर है किसके, 13 के। क्योंकि हमें इक्वेशन तो गिवन नहीं है, तो इक्वेशन तो हमें खुद से फॉर्म करनी है। तो मैंने पहले ऑप्शन से अपनी पहली इक्वेशन ड्राइव कर ली कि भाई x प्लस वाई यानी कि नंबर ऑफ पेन्स और नंबर ऑफ पेंसिल जो लिए गए होंगे उनका सम किसके बराबर है, 13 के। क्योंकि हमें 13 अब गिवन है, तो हमने क्या कर दिया 13 के ऊपर। अब सॉल्व करके चेक करेंगे कि आया इसके ऊपर बाकी हमारी वैल्यू सेटिस्फाई होती है कि नहीं होती है। हमें वैल्यू सेटिस्फाई करनी पड़ेंगी। अगर तो ये ऑप्शन वेरीफाई करता है, सेटिस्फाई करेगा, तभी हमारा आंसर आएगा। कैसे कि भाई x की वैल्यू अगर मैं यहां से निकालूं तो क्या बन जाएगी, 13 माइनस का y। तो इसको उठा के अपनी इक्वेशन अल्फा के अंदर प्लॉट कर देंगे। तो क्या बन गया, 6 इंटू 13 माइनस का y प्लस का 7y इक्वल टू 90। सिंप्लीफाई कर लीजिए, 6 इंटू 13 किसके बराबर होगा, 6 3 जार 18 का 8 और 1 कैरी, 6 1 6 और 1 7, माइनस का 6y का 6y प्लस का 7y इक्वल टू के बाद 90 का 90। अच्छा भाई 78 प्लस को वहां भेज दो, वहां पे जाके क्या हो जाएगा, माइनस में कन्वर्ट हो जाएगा। माइनस का 6y प्लस का 7y क्या हो जाएगा, सिंपल y बचा। तो 90 माइनस का 78 क्या हो जाएगा, 90 में से अगर आप 78 को माइनस करो तो इफ आई एम नॉट रॉन्ग 80 80 में से 2 कम 12, तो y की वैल्यू क्या आ गई, 12 के बराबर। y की वैल्यू किसके बराबर आ गई, 12 के। तो इसका मतलब x की वैल्यू क्या होगी, इसका मतलब अगर मैंने ये इक्वेशन कंसीडर करी है x प्लस वाई इज इक्वल टू 13, भाई x प्लस वाई इक्वल टू 13 क्यों कंसीडर करा है, ये बात अगर किसी को समझ में नहीं आ रही तो इसका पीछे आपको पूरा लेक्चर लेना पड़ेगा, जो लेक्चर मैंने डिलीवर किया है, ताकि लास्ट क्वेश्चन आपको समझ में आए, जिसके अंदर आपको बताया जाएगा कि x प्लस वाई इक्वल टू 13 कैसे लिया है। आई होप वो चीज सबको क्लियर होगी। बट अगर स्टिल कोई बच्चा प्रॉब्लम करे तो मैं रिपीट कर देता हूँ कि बेटा x प्लस वाई इक्वल 13 का मतलब क्या है कि x का मतलब नंबर ऑफ पेन्स और पेंसिल का जो सम है वो 13 के बराबर। हमने पहले ऑप्शन को भी चेक किया, उसके ऊपर से y की वैल्यू मिल गई 13, तो x की वैल्यू क्या होगी, जाहिर सी बात है फिर x की वैल्यू 1 के बराबर होगी, तभी x प्लस वाई 13 के बराबर बन रहा है ना। तो आपने वेरीफाई कर लीजिए क्या ये आपने सही निकाला है गलत निकाला है। वेरीफाई कैसे करेंगे कि आप x के अंदर x की वैल्यू पुट करिए, y के अंदर y की वैल्यू को, अगर इक्वल टू के बाद 90 आपको मिलता है तो इसका मतलब ये ऑप्शन करेक्ट कंसीडर किया जा सकता है। सही है ना भाई। तो 6 इंटू एक्स क्या बन जाएगा, 6 1 जार 6 प्लस का 7 इंटू 12, तो 7 12 जार क्या होता है, 7 12 जार होता है भैया 7 2 जार
वैसे तो आपको मालूम होना चाहिए 7 12 84 यार, डायरेक्टली लिखना चाहिए ना यार, इक्वल टू। अच्छा भाई, अब देखो 84 + 6 इसके बराबर होगा क्या? 84 + 6 यहाँ पे 90 फॉर्म कर रहा है, बिल्कुल कर रहा है, यानी कि लेफ्ट हैंड साइड के बराबर है। इसका मतलब पहला ऑप्शन करेक्ट है, इसका मतलब फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है, क्योंकि इस क्वेश्चन में देखो हमें नंबर ऑफ आइटम्स नहीं बताए हुए, इसलिए आपको हिट एंड ट्राई मेथड यूज करना है, दैट्स द मेजर रीजन। बात जरा समझिएगा, क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इसलिए आपने सबसे पहले अपनी जो दूसरी कंडीशन बनाई वो पहले ऑप्शन के ऊपर ड्राइव करी, वहां से फिर इक्वेशन निकाली, इक्वेशन को दूसरी इक्वेशन से डाला, उसके बाद वेरीफाई भी करके चेक कर लिया, इसका मतलब पहला ऑप्शन तो करेक्ट है। मगर अक्सर बच्चे गलती करते हैं कि भाई ऑप्शन ए पे टिक करके आ जाएंगे वन ओनली। अबे अल्लाह के बंदे, आगे तुम्हें ये भी तो कहा जा रहा है कि भाई 1 and 2 1 and 3 1 2 and 3, तुम्हारा फिर अब फर्ज बन गया 2 और 3 को भी चेक करो। अगर तो सिर्फ एक एक ऑप्शन ही गिवन होता तब तो चेक नहीं करते, बट अब चूंकि तुमसे कहा हुआ है कि भाई बोथ ए एंड बी या सी ओनली या डी ए एंड बी, तो भाई अक्सर बच्चा ये गलती करता है कि एक ही ऑप्शन पे टिक करके आ जाता है। अगर कभी भी आपके ऑप्शंस अगर ऐसे मुनफरिद गिवन हो कि जिनके अंदर आपको एक से ज्यादा ऑप्शंस कहे जा रहे हैं कि लेट सपोज 1 and 2 ओनली या 1 2 and 3, तो अब मुझे इनको भी चेक करना कंपलसरी बन चुका है, सही है ना? अगर तो देखो ऐसे ऑप्शंस होते ना, ऐसे ऑप्शंस होते तब तो मैं किसी एक पे टिक कर देता 13 के ऊपर, सिर्फ मसला नहीं होता। अब चूंकि यहाँ पे एक में एक से अगर रेफरेंस आ रहा है तो उनको भी चेक करना कंपलसरी है। अब ऑप्शन नंबर 2 चेक करता हूँ 14 के ऊपर। तो भाई लेट सपोज मैं कंसीडर करता हूँ कि x + y बराबर है किसके? 14 के। अब की बारी में इसको भी चेक करना पड़ेगा, क्यों? हमने क्या करा भाई, हमें नहीं मालूम कि टोटल सम किसके बराबर है, टोटल नंबर ऑफ पेन्स और पेंसिल्स क्वेश्चन में नहीं बताया भी किसके बराबर है, तो हमने सपोज कर लिया कि भाई 14 के बराबर है। अब चेक कैसे करेंगे? ऑब्वियसली यहां से इक्वेशंस को पहले निकालेंगे, ड्राइव करवाएंगे, तो 14 माइनस का y बन गया, इसको इक्वेशन अल्फा में डाल दीजिए तो क्या बन जाएगा? 6 × 14 माइनस का y प्लस का 7y इक्वल टू के बाद 90। सिंप्लीफाई करवाइए इसको, सिंप्लीफाई करने पे क्या बनेगा? 6 × 14, 6 × 14 किसके बराबर होगा? 6 4 द 28 का 4, 2 कैरी 6 1 6 और 2 का इजाफा 84 के बराबर, सही है ना भाई? माइनस का 6y का 6y प्लस का 7y इक्वल टू के बाद 90, तो भैया ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा हमारे पास, यहाँ पे बचेगा प्लस का y, नेगेटिव का 6y प्लस 7y क्या हो जाएगा? प्लस का y। 84 जब वहां पे जाएगा तो 90 में जाके माइनस हो जाएगा, 90 माइनस का 84 क्या हो जाएगा? 90 माइनस का 84 विल बी 6 के बराबर। तो y की वैल्यू किसके बराबर आएगी हमारे पास? 6 के बराबर आ जाएगी, सही है ना भाई? y की वैल्यू इसके बराबर आ गई, तो x की वैल्यू क्या होगी? अगर मैं y यहाँ पे 6 रखता हूं तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी मेरा बेटा? 14 में से 6 निकाल दीजिए आपके पास, सिंपल तरीके से x की वैल्यू किसके बराबर आ गई? 8 के बराबर आ गई, सही है ना भाई? अब चेक करने आया ये आंसर सही है कि गलत है, तो सिंपल तरीके से इक्वेशन अल्फा में जाइए, 6 का 6 x के अंदर x की वैल्यू, 7 का 7 y के अंदर y की वैल्यू, चेक कर लीजिए। 6 8 जार क्या होता है मेरा बेटा? 6 8 जार 48 का 48, और 7 × 6 क्या हो जाएगा? 7 6 जार इज 42। सिंप्लीफाई करने पे आपको आंसर मिल जाएगा, आंसर क्या आ जाएगा मेरा बेटा? सिंपली हमारे पास 90 के बराबर आ जाएगा। सिंपल तरीके से क्या मिल गया? 90 मिल गया, यानी कि लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के बराबर आ गई। इसका मतलब ऑप्शन नंबर बी भी हमारा करेक्ट ऑप्शन है, इसका मतलब ऑप्शन नंबर 1 भी करेक्ट ऑप्शन हो गया, ऑप्शन नंबर 2 भी करेक्ट ऑप्शन हो गया। अब आपने अगला काम खुद से करना है, वो मैं नहीं करके दिखा रहा भाई, लंबी हो गई है बहुत, तो ऑप्शन नंबर 3 आप खुद से वेरीफाई करके चेक करोगे। ऑप्शन नंबर 3 को यहाँ पे ले जाए, खुद से वेरीफाई करके चेक करें, अगर तो वेरीफाई हो जाता है तो ऑब्वियसली आपके 1 2 and 3 आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर डी, अगर नहीं होता तो सिर्फ फिर 1 and 2 हमारा करेक्ट आंसर होगा, तो ऑप्शन नंबर 3 आप खुद से चेक करोगे। तो इस क्वेश्चन के अंदर कोई मुश्किल चीज नहीं थी, सिंपल लॉजिक है मेरा बेटा, सिंपल लॉजिक है गिवन थी। बस खास बात इस क्वेश्चन में क्या थी कि यहाँ पे आपको टोटल नंबर ऑफ पेन्स और पेंसिल नहीं बताए हुए थे, तो वो निकालने के लिए हम लोगों ने क्या किया? सिंपली हम लोगों ने बहुत बेसिक तरीके से उसको किस तरीके से फॉर्म करा कि हमने बारी बारी ऑप्शंस के अंदर जो गिवन थी उन ऑप्शंस को यूज करते हुए हिट एंड ट्राई मेथड को यूज करा और उस चीज को फाइंड कर लिया। नाउ मूविंग ऑन द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस पर्टिकुलर टॉपिक, इंग्लिश टू मैथ्स का एज प्रॉब्लम्स का एक बड़ा लास्ट क्वेश्चन आ रहा है, बड़ा बेहतरीन क्वेश्चन आ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 20, पास्ट पेपर से लिया गया। आईबीए के अंदर ये क्वेश्चन बेतहाशा आपको दिखेगा, जीमेट के पेपर्स के अंदर बहुत आया हुआ है, लम्स के अंदर बहुत आया हुआ है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। कहता है कि भाई इन 3 और 7 गेम, in 3 or 7 game each player scores either 3 points or 7 points. If alpha players score 3 points and beta players score 7 points and the total number of points scored is 81, what is the least possible value for alpha minus beta? एक बेसिक क्वेश्चन है जिसमें आपको बताया हुआ है कि भाई अल्फा प्लेयर जो स्कोर करते हैं वो 3 के पॉइंट्स को स्कोर कर रहे होते हैं और बीटा प्लेयर जो स्कोर कर रहे होते हैं वो 7 के पॉइंट्स को स्कोर कर रहे होते हैं। आगे आपसे मजीद कहता है कि भाई देखो, अगर अल्फा प्लेयर्स स्कोर 3 पॉइंट्स एंड बीटा प्लेयर्स स्कोर 7 पॉइंट्स और टोटल नंबर ऑफ पॉइंट जो स्कोर हुए वो 81 है,
तो बताओ अल्फा और बीटा की लीस्ट पॉसिबल वैल्यूज क्या होंगी। यानी कि इतनी बात तो हमें समझ में आ जाती है कि भाई मुझे कुछ 3 या 4 या 5 वैल्यूज निकालनी होंगी, जिनमें से लीस्ट पॉसिबल वैल्यू हमारे पास जो होगी हमें वो फाइंड करनी होगी। ओके, एक चीज समझ में आती है। तो इस क्वेश्चन में जो एक बुनियादी कंडीशन में फॉर्म कर सकता हूं कि यार मुझसे कहा जा रहा है कि देखो आपके पास जो टोटल नंबर ऑफ पॉइंट स्कोर्ड होंगे वो 81 के बराबर है। यानी कि मैं एक कंडीशन फॉर्म कर सकता हूं कि भाई 3 अल्फा प्लस का 7 बीटा इक्वल टू के बाद 81। ये कंडीशन मुझे क्या बता रही है कि भाई अल्फा वाले पॉइंट जो फॉर्म हुए हैं वो 3 के उसके हुए हैं, यानी कि भाई अल्फा वाली टीम ने 3 के पॉइंट स्कोर करें, बीटा वाली टीम ने 7 के पॉइंट स्कोर करें। दैट सिंपली मींस इनका जो कंबाइंड जो पॉइंट्स स्कोर हुए हैं अल्फा और बीटा की तरफ से, उसकी तरफ से आंसर क्या आ रहा है, 81 आ रहा है। यानी कि जो पॉइंट्स स्कोर करें अल्फा की टीम ने और बीटा की टीम ने, तो उनसे हमारा स्कोर क्या हुआ है, 81 हुआ है। तो जाहिर सी बात है भाई सर्टेन पॉइंट्स अल्फा ने स्कोर किए होंगे, सर्टेन पॉइंट्स बीटा ने। तो हमें चूंकि अभी अल्फा और बीटा की वैल्यूज नहीं पता, तो हमने कंडीशन क्या कर दी, 3 अल्फा, यानी कि 3 एक पॉइंट की वैल्यू इंटू अल्फा नंबर ऑफ पॉइंट्स, प्लस 7 एक पॉइंट की वैल्यू इंटू बीटा यानी कि नंबर ऑफ जो भी आपके पास 7 वाले पॉइंट्स होंगे इक्वल टू के बाद 81। तो अगर मैं यहां से अल्फा या बीटा में से किसी की वैल्यू निकालना चाहूं तो कैसे निकालूंगा भाई, 81 का 81 एज इट इज, प्लस का 7 बीटा जब वहां पे जाएगा तो बेटा नेगेटिव का 7 बीटा हो जाएगा। ये 3 यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, वहां पे जाके डिवाइड हो जाएगा। तो इस तरीके से आपके पास अल्फा की एक वैल्यू आ जाएगी। किसके बराबर आ गई अल्फा की वैल्यू, 81 माइनस का 7 बीटा डिवाइडेड बाय 3। तो अब जरा बात को समझिएगा, हमने यहां से क्या बना लिया, इक्वेशन को फॉर्म कर लिया। अब इस इक्वेशन से बहुत इंपॉर्टेंट काम लेना है। क्या इंपॉर्टेंट काम लेना है कि भाई देखो हमें कहा जा रहा है कि लीस्ट पॉसिबल वैल्यू निकालनी है अल्फा माइनस बीटा की। तो जाहिर सी बात है अल्फा की भी कोई 5 से पहले वैल्यूज निकालनी पड़ेंगी, बीटा की भी निकालनी पड़ेंगी, और फिर आपस में देखेंगे भाई लीस्ट पॉसिबल वैल्यू कैसे मिलती है। तो यानी कि मेरी कोशिश क्या होगी, किसी तरीके से बीटा में बीटा की वैल्यूज डालूं ताकि मेरे पास अल्फा की वैल्यूज आ सके, है ना भाई, ये सिंपल तरीके कार करेंगे। अब एग्जामिनर ने आपको बताया हुआ है कि अल्फा प्लेयर्स कैसा स्कोर कर रहे हैं, 3 पॉइंट्स का स्कोर करते हैं, तो और बीटा प्लेयर्स कितना स्कोर करते हैं, 7 पॉइंट्स का। आई होप ये कंडीशन समझ में आई होगी। अगर नहीं आई तो जरा मेरी बात गौर से समझिएगा। जब कोई टीम स्कोर करती है तो वो स्कोर क्या फर्क पड़ता है, अगली वाली टीम, उसका मतलब होता है ना कि भाई लेट सपोज अगर एक टीम ने छक्का मारा तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो अपोजिट टीम है उसके 6 रन अभी पीछे हैं वो, है ना भाई, सिंपल सी चीज है। अगर एक टीम एक गोल कर रही है, फॉर एग्जांपल बार्सिलोना का और आपके पास लेट सपोज कोई भी आप फेमस ग्रुप ले लीजिए यार, उनका आपस में लेट सपोज मैच चल रहा है, सही है ना। अगर एक टीम ने गोल कर दिया, 2 गोल कर दी, तो इसका मतलब क्या होगा, अपोजिट टीम के रेफरेंस से क्या होगा कि अपोजिट टीम 2 गोल्स बैकवर्ड के ऊपर है। तो इसी तरीके से इस क्वेश्चन को जरा समझिएगा कि भाई मेरे पास यहाँ पे सिंपल तरीके से कंडीशन फॉर्म हो गई है। अब मुझे यहाँ पे बीटा की पॉसिबल वैल्यूज डालनी है। तो वो बीटा की पॉसिबल वैल्यूज क्या होंगी कि भाई मैं 3 के मल्टीपल्स को पुट करूंगा ताकि मेरे पास अल्फा की वैल्यू आ सके। उसके पीछे रीजन क्या है कि भाई अल्फा वाले प्लेयर्स 3 पॉइंट्स को स्कोर कर रहे हैं, वो 3 पॉइंट्स किसमें ऐड होंगे भाई, बीटा के कार्ड इतना पीछे जाता जाएगा ना। सिंपल सी चीज है कि भाई लेट सपोज एक दफा 0 ले लूंगा, एक दफा 3 ले लूंगा, एक दफा 6 ले लूंगा, एक दफा 9 ले लूंगा, एक दफा 15 ले लूंगा, एक दफा 12 ले लूंगा, एक दफा कोई भी 3 के टेबल में आने वाला नंबर ले सकता हूँ। क्यों, क्योंकि अल्फा के प्लेयर्स 3 का स्कोर कर रहे हैं। जो 3 का स्कोर होगा जाहिर सी बात है वो अपोजिट टीम को जाके उतनी नेगेटिव इफेक्ट आता है। तो इसका सिंपल मतलब यही होता है ना मेरा बच्चा। और इसी तरीके से जो अल्फा की वैल्यूज होंगी वो आपके पास सारी की सारी 7 बेस्ड होंगी। क्लियर है भाई, बहुत बेसिक सी देखो ये बात थी, हमने सिंपल तरीके से यहाँ पे कर दी है। आई होप इसके अंदर अब कोई प्रॉब्लम की बात नहीं होगी। अच्छा, अब एक सिंपल सी चीज है, एक बहुत बुनियादी सी चीज है, और वो क्या है कि लेट सपोज मैं एज्यूम करता हूं कि मेरे पास बीटा की वैल्यू किसके बराबर है, 0 के। एक दफा बीटा की वैल्यू किसके बराबर है, 3 के। एक दफा बीटा की वैल्यू किसके बराबर है, 6 के। एक दफा बीटा की वैल्यू किसके बराबर है, 9 के। एक दफा बीटा की वैल्यू किसके बराबर है, 15 के। चलो 12 कर लो पहले। तो हमने ये एज्यूम कर लिया, तो ये हम लोगों ने बीटा की सिंपल वैल्यूज कंसीडर कर ली है। अब आप बीटा के अंदर इन वैल्यूज को बारी बारी डाल के चेक कर लीजिए। लेट सपोज मैं कहता हूँ बीटा की वैल्यू 0 है, तो बीटा की वैल्यू अगर 0 है तो 0 इंटू 7 खत्म हो गया, 81 डिवाइड बाई 3। 81 डिवाइड बाई 3 क्या हो जाएगा मेरा बेटा, ये सिंपल तरीके से ऑब्वियसली हमारे पास हो जाएगा 27। तो अल्फा की वैल्यू क्या आ गई, 27। ओके, अगर मैं कहता हूं कि भैया हमने अब की बारी में बीटा की वैल्यू 3 ली है, तो बीटा की वैल्यू 3 का मतलब क्या है, 7 इंटू 3 क्या बन जाएगा, 3 7 से 21। तो 81 में से अगर आप 21 को निकाल दो, 8 में से 2 गए 5, तो सिंपल तरीके से क्या हो जाएगा, तकरीबन आपके पास ये हो जाएगा 50 डिवाइडेड बाई 3। वो किस पे हो जाएगा, 20 के ऊपर हो जाएगा, आई गेस इफ आई एम नॉट रॉन्ग। क्या हो जाएगा, 20 के ऊपर हो रहा होगा, 51 के करीब का नंबर। क्या हो जाएगा, अल्फा की दूसरी दफा वैल्यू क्या आ जाएगी, 20 आ जाएगी। इसी तरीके से अगर मैं कहता हूँ कि भाई बीटा के अंदर बीटा की वैल्यू 6 प्लॉट कर दीजिए, तो 7 इंटू 6 क्या हो जाएगा आपके पास, सिंपल तरीके से 7 6 42। तो 81 माइनस 42 डिवाइड बाई 3 कर दीजिए, आपके पास अल्फा का एक नंबर यहां से आ जाएगा, जो कि मेरे ख्याल में आ रहा होगा किसके बराबर, 30 15।
और ये हो जाएगा आपके पास 13 के बराबर। अल्फा की वैल्यू क्या आ जाएगी 13 के बराबर। भाई कुछ भी नहीं करा, सिंपल तरीके से इक्वेशन में क्या कर दिया, 7 6 42 डिवाइडेड बाई 3, तो 81 माइनस 42 करोगे, जो भी आंसर आएगा 3 से डिवाइड करवा दीजिएगा। इसी तरीके से अगर बीटा की वैल्यू 9 है, अगर बीटा की वैल्यू 9 है तो क्या बन जाएगा 7 इंटू 9, सिंपल तरीके से क्या बन गया 7 9 63, तो 81 माइनस 63 आपके पास सिंपल तरीके से क्या हो जाएगा 12/3। तो अल्फा की वैल्यू क्या आ जाएगी सिंपली, हमारे पास अल्फा की वैल्यू क्या आ जाएगी, सॉरी 18/3, तो ये हो जाएगा सिंपली 6 हो जाएगा। अल्फा की वैल्यू क्या आ जाएगी 6 डिवाइडेड बाई 3। वही डायरेक्टली करना है, इसमें मुश्किल बात नहीं है। लेट सपोज आप बीटा की वैल्यू 12 कंसीडर कर रहे हो, तो 7 12 क्या हो गया 84 हो जाएगा, 7 12 क्या हो गया 84, तो 81 माइनस 84 क्या हो गया नेगेटिव का 3 हो जाएगा, नेगेटिव 3 डिवाइडेड बाई 3 क्या हो जाएगा, सिंपल तरीके से नेगेटिव का 1 हो जाएगा। तो बेटा अब करना क्या है, देखो आपसे कहा जा रहा है कि आपको फाइंड करनी थी लीस्ट पॉसिबल वैल्यू ऑफ अल्फा माइनस बीटा। तो देखो हमने सिंपल तरीके से बीटा की वैल्यू अज्यूम करके अल्फा की वैल्यूज को फाइंड कर लिया। ये हमने अपनी मर्जी से बीटा की वैल्यूज को अज्यूम करा कि भाई 3 के मल्टीपल्स के ऊपर, तो अल्फा की वैल्यूज हमारे पास आ गई। अब आपने करना ये है, आपने इस कंडीशन को फॉलो करना है कि भाई अल्फा माइनस बीटा, यहाँ पे क्या हो जाएगा 27 माइनस का 0, सिंपल तरीके से 27 का 27 आ जाएगा। फिर यहाँ पे देखो यहाँ पे क्या होगा अल्फा माइनस बीटा, तो ये हो जाएगा आपके पास 20 माइनस का 3, तो 20 माइनस का 3 किसके बराबर होता है 18 के बराबर हो जाएगा। फिर आप अगला चेक कर लो 13 माइनस का 6, 13 माइनस का 6 क्या होगा भैया, 13 में से अगर आप 6 निकाल दो ये बराबर हो जाएगा 7 के। अगला चेक कर लो 6 माइनस का 9 क्या होगा, 6 माइनस का 9 बराबर होगा -3 के। मगर चूंकि ये मॉडुलस का सिंबल है, देखो यहाँ पे सिंबल कौन सा है मॉडुलस का, तो मॉडुलस के सिंबल की खास बात क्या होती है कि नेगेटिव के साइन को पॉजिटिव के अंदर कन्वर्ट कर देता है। इसी तरीके से यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे क्या नेगेटिव का 1, अल्फा और बीटा क्या 12, तो क्या हो जाएगा नेगेटिव का 1 नेगेटिव का 12। तो मेरा बेटा नेगेटिव का 1 नेगेटिव का 12 क्या होता है, ये हो जाएगा पॉजिटिव का 13, क्योंकि मॉडुलस का सिंबल है तो नेगेटिव 13 पॉजिटिव 13 में कन्वर्ट हो जाएगा। तो आपने इस तरीके से 5-6 नंबर्स निकाल लिए। अब आप चेक कर लो लीस्ट पॉसिबल वैल्यू, तो देखो लीस्ट पॉसिबल वैल्यू यहाँ पे सिर्फ क्या आ रही है, सबसे छोटी वैल्यू कौन सी पॉसिबल है पॉजिटिव का 3। बाकी सारे नंबर जैसे जैसे आगे बढ़ते जाओगे इंक्रीज करते जाएंगे। बाकी सारे नंबर्स कैसे हैं, आपके बड़े नंबर्स हैं, तो खाली वाहिद आंसर कौन सा आ रहा है 3 का आ रहा है। इस तरीके से क्वेश्चन सॉल्व हो रहा है। रिमेंबर दिस थिंग, इट इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन पेपर में बहुत तरीकों से आता है। लेट सपोज मैं आपसे कह देता हूँ 2 और 5 की गेम चल रही है, मैं आपसे कहता हूँ किस चीज की गेम चल रही है, 2 और 5 की हमारे पास गेम चल रही है, और उसके अंदर अल्लाह भला करे हमारे पास जो टोटल स्कोर आया है 50 का आया है, तो लीस्ट पॉसिबल डिफरेंस निकालिए। लेट सपोज मैंने आपको क्वेश्चन दे दिया सॉल्व करने के लिए, मैं आपको इसी तरह का एक क्वेश्चन होमवर्क के तौर पे भी दे रहा हूँ। खुदारा तमाम बच्चे देखिएगा, बहुत दफा पेपर में आया हुआ है कि मैं इसी क्वेश्चन का एक और पार्ट आपको दे देता हूँ कि भाई लेट सपोज 2 और 5 की गेम चल रही है, और एन प्लेयर्स ने स्कोर करा है 2 का, और एम प्लेयर्स ने स्कोर करा है 5 का, और टोटल नंबर ऑफ पॉइंट जो स्कोर हुए, टोटल पॉइंट्स वो हुए 50 के करीब के, और ऑप्शंस आपके पास गिवन है फॉर एग्जांपल 1 3 5 और 7। तो आपने इस क्वेश्चन को खुद से सॉल्व करना है, ये मेरी तरफ से एक होमवर्क है। इस क्वेश्चन जो मैंने आपको क्वेश्चन करवाया, देखो उसमें बेसिक मेथड है। सबसे पहले अगेन इस क्वेश्चन में भी क्या काम करोगे, वही बेसिक काम है, पहले कंडीशन के जरिए अपनी इक्वेशन को ड्राइव कर लोगे, इक्वेशन को बना लोगे, उसके बाद आप अपने किसी भी एम या एन एक वेरिएबल के ऊपर आपने अपनी इक्वेशन को ड्राइव कर देना है, आपने अपनी इक्वेशन को लिख देना है। उसके बाद आपने वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट करवाना है कि भाई जो भी पर्टिकुलर वैल्यूज होंगे उनको सब्स्टिट्यूट करवा के अब अल्फा की या जो भी आपको वेरिएबल गिवन होगा उसकी वैल्यू निकालोगे, और फिर जो भी आपसे कहा जाता है, जैसे यहाँ पे आपको कहा जा रहा था लीस्ट पॉसिबल वैल्यूज निकालनी है, यहाँ पे भी सिंपल यही आपको लीस्ट पॉसिबल वैल्यूज के ऊपर हमें काम करना है। आपको सिंपल तरीके से अपना आंसर यहाँ पे शो करना होगा। ये बेसिक क्वेश्चन था जो लास्ट क्वेश्चन हम लोगों ने कवर अप किया, और यहीं पे हमारा इंग्लिश टू मैथ्स वाला पोर्शन का लेक्चर नंबर 2 एंड होता है, जिसमें हमने एज प्रॉब्लम्स को भी डिस्कस किया और तमाम कॉन्सेप्ट को लिया। देखो मैं लास्ट में एक बात लाजमी कहूंगा, खुदारा बहुत गौर से समझिएगा कि भाई वो तमाम स्टूडेंट्स, चाहे वो किसी मशहूर कोचिंग सेंटर को अफोर्ड कर सकते हैं नहीं कर सकते हैं, अगर आप आईबी की तैयारी कर रहे हो, आप लम्स की तैयारी कर रहे हो, या फिर आप पाकिस्तान की किसी भी यूनिवर्सिटी की तैयारी कर रहे हो, अगर आप इन लेक्चर्स को ले रहे हो तो बेटा आप इजीली उस पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी को एस कर सकते हो। उसके पीछे रीजन ये है कि मैं आपको जो भी लेक्चर्स करवा रहा हूँ सारे के सारे आईबीए के लम्स के पास पेपर्स के ऊपर है। नस के अंदर भी क्वेश्चंस आएंगे, नस बिजनेस स्कूल में तो बहुत ज्यादा होंगे, फास्ट में भी बेतहाशा होंगे। कहने का मकसद ये है कि भाई अगर आप तैयारी कर रहे हो यूनिवर्सिटीज की, तो आपके लिए कोई मसले की बात नहीं होगी। आप इधर अफोर्ड कर सकते हो किसी कोचिंग सेंटर को, या नहीं कर सकते, खुदारा कोचिंग साइट पे भी हम पढ़ा रहे होते हैं, वहां पे हम कोई भी एक क्वेश्चन को सॉल्व नहीं करवा सकते होते, यानी कि वहां पे हमारे पास एक स्पेसिफिक टाइम होता है कि 1 घंटे में आपको 2 क्वेश्चन सॉल्व करवाने, 3 सॉल्व करवाने, या आपको पूरे पूरे टॉपिक को कवर अप करवाना है। तो भाई इसीलिए यहाँ पे मैं बहुत डिटेल में आप लोगों से बात करता हूँ, बहुत डिटेल में आपको लेक्चर्स देता हूँ, और आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर भी ये तमाम की तमाम जो पीडीएफ फाइल है अवेलेबल होगी। खुदारा सबसे इंपॉर्टेंट काम ये कि इन लेक्चर्स में मैंने जितने क्वेश्चंस कवर अप करवाए हैं, उन लेक्चर्स के अंदर आने वाले तमाम क्वेश्चंस को आपने कवर अप करना है, कि भाई लेक्चर के अंदर एटलीस्ट जितने क्वेश्चंस
करवाएं इनको लाजमी कवर अप करें, इनको गोल की पी जाना है। घोल के पीना समझते हैं? अगर नहीं समझते तो बेटा समझ जाएंगे। समझने का मतलब ये कि पहले लेक्चर में जितने क्वेश्चंस आए हैं करवाए हैं मैंने सॉल्व, उनको दो दो दफा उतारो, उनको एक दफा तरीके से उतारो, फिर एक दफा समझ के प्रैक्टिस करो, फिर एक दफा कॉपी को रख के प्रैक्टिस करो अलग से। और इसकी कोशिश करो जो आपको लेक्चर्स के अंदर क्वेश्चन मैंने करवाए इन्हीं की सबसे पहले तो प्रैक्टिस करो अच्छी से ज्यादा। फिर उसके बाद डिस्क्रिप्शन में आप जाके देखेंगे मैं सेट के पेपर्स भी डाल दूंगा, मैं ग्रैंड टेस्ट भी डाल दूंगा, मैं सारी मटेरियल आपको प्रोवाइड कर दूंगा। आपने करना ये कि आपने तरीके से उनकी प्रैक्टिस करनी है, आपने रट के उसको पी जाना है। अगर आप ये काम कर लोगे इंशाल्लाह आप आराम से इजीली हर यूनिवर्सिटी का टेस्ट निकाल सकते हो, स्पेसिफिकली आईबीए का, क्योंकि आईबीए पाकिस्तान का सबसे बड़ा ब्रांड है। लम्स का टेस्ट भी आसान होता है एज कम्पेयर टू आईबीए। मैं हमेशा ये बात बच्चों को बताता हूँ कि भाई देखो लम्स की इंग्लिश मुश्किल होती है एज कम्पेयर टू आईबीए, और लम्स की मैथ्स आसान होती है एज कम्पेयर टू आईबीए। तो अगर आप किसी भी यूनिवर्सिटी की तैयारी कर रहे हैं, अगर आपने इन लेक्चर्स को फॉलो अप किया, तो लेक्चर्स में स्पेसिफिकली आईबीए के लिए, नज़ बिंद स्कूल के लिए, फास्ट के लिए, लम्स के लिए प्रिपेयर कर रहा हूँ, तो आप हर यूनिवर्सिटी का टेस्ट क्लियर कर सकते हो। इकरा के अंदर या जेबिस के अंदर या सीबीएम के अंदर या यूएमटी के अंदर या यूईटी के अंदर इसके बड़े बेसिक क्वेश्चंस आएंगे। तो अगर आपने ये कॉन्सेप्ट लिए हुए तो आप उन क्वेश्चंस को वैसे भी बहुत इजीली सॉल्व कर सकते हो। तो बस लास्ट में छोटी सी बात कि भाई लेक्चर को खुद भी आपने लेना है, अपने दोस्तों से भी आपने शेयर करना है, अपने जानने वालों से भी आपने शेयर करना है, इसी उम्मीद के साथ कि आप जहां जैसे खैरियत से होंगे मुझे हमेशा अपनी दुआओं में याद रखिएगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मुलाकात होगी किसी और टॉपिक के ऊपर। जज़ाक अल्लाह, थैंक यू सो मच। हाशिम ज़िया साइनिंग ऑफ।